हाँ एवरीवन, दिस इज साजन गोयल। वेलकम बैक टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी आईबीएस सर्टिफिकेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास बैंक कम्प्लायंस का पूरा कोर्स अवेलेबल है। इस कोर्स के अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाती है जो कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में होती है। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और रिपीटेड नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। हमारी क्लासेस को एक्सेस करना बहुत ईजी है। हमारी क्लासेस को एक्सेस करने के लिए अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर है तो आप प्ले स्टोर से आईबीएफ लर्निंग सेंटर आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड अगर आप एक iOS यूजर है तो आप ऐप स्टोर से माई स्टोर डाउनलोड करके हमारी इन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसके ऊपर हम एग्जाम्स और क्लासेस के रिलेटेड अपडेट्स रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं, एंड अपने डाउट्स भी उसी ग्रुप के अंदर क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हम कर रहे थे कंप्लायंस इन बैंक का मॉड्यूल सी, रेगुलेटरी कंप्लायंस। उसके अंदर हमने जो टॉपिक शुरू करा था दैट वाज कैपिटल एडुकेसी। कैपिटल एडुकेसी के अंदर अब तक हमने पढ़ा कि बेसल 3 के मेजर्स क्या थे, इंडिया में बेसल 1 टू बेसल 3 की ट्रांजिशन किस तरीके से हुई, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस क्या थी, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क के केसेस के अंदर कैपिटल चार्ज किस तरीके से क्रिएट करना है, हमने उसको पढ़ा। उसके बाद हमने जो बेसल 3 का पिलर नंबर 3 था सुपरविजन, पिलर नंबर 2 सुपरविजन, उसके अंदर जो एसआरपी प्रोसेस थी उसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं कि फॉर द प्रोसेस ऑफ एसआरपी, सुपरविजन रिव्यू एंड इवैल्यूएशन पॉलिसी ऑफ आरबीआई एंड आईकैप, जो मैंडेटरी किया गया बैंक्स के लिए, उसके लिए जो कुछ गाइडलाइंस इशू की गई हैं वो आरबीआई के द्वारा क्या की गई हैं, हम उसको क्या करने वाले हैं, अब स्टडी आगे करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइडलाइंस फॉर द एसआरपी ऑफ द आरबीआई एंड द आईकैप ऑफ द बैंक। ओके, तो बेसल कमेटी ने क्या किया, 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं जिसके बेसिस के ऊपर एसआरपी प्रोसेस जो गवर्न होती है। ठीक है, एसआरपी प्रोसेस बेस किस पे, पिलर 2 के ऊपर बेस्ड है। पिलर 2 दैट इज सुपरविजरी रिव्यू प्रोसेस, एसआरपी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, जो हम पॉलिसी पढ़ने वाला दैट इज एसआरईपी, जिसके अंदर सुपरविजरी रिव्यू एंड इवैल्यूएशन आ जाती है। ओके, 4 प्रिंसिपल है जिसके अंदर प्रिंसिपल 1 एंड 3 है जो वो डील करता है सुपरवाइजर की एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बैंक की, या इसको हम बोल सकते हैं कि बैंक्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिगार्ड्स टू सुपरविजन। जो प्रिंसिपल 2 एंड 4 है वो डील करता है रोल ऑफ सुपरवाइजर की तरफ। हमें इसको वन बाय वन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो प्रिंसिपल 1 एंड 3 है जो बात करते हैं बैंक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ, तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि बैंक्स की जो बैंक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको एक अपना प्रोसेस बनाना है जिसको हम आईकैप बोल सकते हैं, कि एक प्रोसेस बनानी है ताकि जो उनकी रिस्क प्रोफाइल है और जो उनकी स्ट्रेटेजी है उसको क्या कर सके, मेंटेन कर सके। मेंटेन किस चीज को कर सके, उनके कैपिटल लेवल को मेंटेन कर सके। ये क्या कहता है, प्रिंसिपल लेवल 1 कहता है। उसके बाद प्रिंसिपल 3 क्या कहता है कि जितनी आपकी मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रेशियोज है उस पर तो आपने क्या करना है, ऑपरेट करना ही करना है, बट इंश्योर करो या ये देखो कि हो सके तो आप मिनिमम जो रिक्वायरमेंट उससे क्या करो, उससे अबव ऑपरेट करो। तो ये प्रिंसिपल 3 और प्रिंसिपल 1 बेसिकली क्या कह रहे हैं, एक तो अपनी सिस्टम बनाओ, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए ताकि आपकी कैपिटल एडुकेसी को चेक करा जा सके। सेकंड, आपके कैपिटल एडुकेसी चेक करने के बाद जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं बैंक से कि वो अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट से ऊपर अपने पास क्या रखेंगे, कैपिटल रखेंगे। ठीक है, ये था बैंक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम आगे पढ़ रहे हैं सुपरवाइजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सबसे पहले सुपरवाइजर जो बंदा ध्यान रख रहा है इन चीजों का, उसको तो सबसे पहले तो बैंक्स का जो आईसीएपी है, ठीक है, बैंक्स का जो आईसीएपी है, कैपिटल एडुकेसी प्रोग्राम जो हमने देखा था, उसको क्या करना है, टाइम टू टाइम पे रिव्यू करना और इवेल्युएट करना है। उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है, वो चेंजेस करने। ओके, उसके बाद अलावा एक उस बैंक आईकैप को रिव्यू करना, उसके अंदर कुछ चेंजेस करने, बैंक कंप्लायंस चेक करना, उसको क्या करना है, रिव्यू एंड इवेल्युएट करना। ठीक है, सुपरवाइजर की ये एबिलिटी होनी चाहिए, या सुपरवाइजर ये देखे कि बैंक शुड होल्ड एटलीस्ट जो तो मिनिमम कैपिटल उतनी होल्ड करे ही करे। बैंक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी हमने पढ़ा था कि मिनिमम कैपिटल तो आपको करनी ही करनी है, बट हम ये आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उससे अबव ऑपरेट करो। तो सुपरवाइजर्स को भी ये इंश्योर कराना है कि जो बैंक्स हैं वो अब मिनिमम कैपिटल से ज्यादा ही अपने पास क्या रखे, कैपिटल स्टोर करके रखे, कैपिटल कुशनिंग अपने आप को क्या करे, प्रोवाइड करे। ठीक है, उसके बाद सुपरवाइजर्स को जो इंटरवेन करना है वो अर्ली स्टेज पे इंटरवेन करना है। ये हमने पहले भी डिस्कस करा था। अर्ली स्टेज पे इंटरवेन करना मतलब कि जब हालत खराब होने वाली हो उससे पहले इंटरवेन कर जाना, हालत खराब होने तक का वेट ना करना, उससे पहले इंटरवेन करके जो भी रेमेडियल एक्शन लेने चाहिए वो रेमेडियल एक्शंस को क्या करना, परफॉर्म करना, रेमेडियल एक्शंस को ले लेना। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट एसआरईपी। 4 प्रिंसिपल्स थे। प्रिंसिपल 1 3 किसकी बात करते हैं, बैंक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। प्रिंसिपल 2 एंड 4 किसकी बात करते हैं, रोल ऑफ सुपरवाइजर की। प्रिंसिपल 1 एंड 3 हैं जो बैंक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, एक तो आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। सेकंड, जो आपकी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हम आपसे ये एक्सपेक्ट करें, आप उससे ऊपर क्या कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या आ जाता है, बैंक के जो आईसीएपी है और जो बैंक का कंप्लायंस है विद रेगुलेटरी कैपिटल रेशियोज, आपको उसको टाइम टू टाइम बेसिस पे रिव्यू करना है, इवैल्यूएट करना है, एंड इन केस आपको कोई लगता है कि रेमेडियल एक्शन की जरूरत है तो आपको वो एप्रोप्रिएट एक्शन क्या करना है, एप्रोप्रिएट एक्शन परफॉर्म करना है। ओके, और बैंक सुपरवाइजर को ये इंश्योर करवाना है कि जो बैंक अपने मिनिमम कैपिटल को होल्ड करे और हो सके तो उससे ऊपर ही होल्ड करे।
सुपरवाइजर्स को क्या करना है, अर्ली स्टेज के ऊपर इंटरवेंशन करनी है ताकि कैपिटल खत्म होने से पहले, कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है वो कम होने से पहले ही हम उसमें क्या कर ले, इंटरवेन कर ले, और कोई रेमेडियल एक्शन लेने चाहिए तो रेमेडियल एक्शंस क्या कर ले, वो रेमेडियल एक्शंस हम ले ले। ओके उसके बाद जो बैंक्स का आईसीएपी होता है, जो कैपिटल एडुकेसी प्रोग्राम है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोसीजर होने चाहिए ताकि ये हम इंश्योर करवा सके कि जो बैंक्स के रिस्क है उनको क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके और उनको क्या कर सके, मेजर कर सके। सबसे पहली चीज। सेकंड, हमने रिस्क देखे, रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको मेजर कर लिया, उसके अगेंस्ट हमको कितनी कैपिटल चाहिए, उतनी कैपिटल की भी नॉर्म्स किसके अंदर होने चाहिए, आई कैप के अंदर होने चाहिए। ओके उसके अलावा कोई भी अगर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम हमें इन फ्यूचर डेवलप कराना है तो उसकी भी प्रोविजन किसके अंदर होनी चाहिए, आई कैप के अंदर होनी चाहिए। तो आई कैप के अंदर बेसिकली क्या है, इस तरह के प्रोसीजर्स एंड मेजर्स होने चाहिए ताकि जो रिस्क है उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, मेजर किया जा सके। जब हमने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, तो हम उनके अगेंस्ट क्या रख सके, कैपिटल रख सके। एंड इन केस हमें फर्दर कोई रिस्क को मैनेज करने के लिए कोई सिस्टम डेवलप करवाना है तो हम वो क्या करें, सिस्टम को क्या कर सके, डेवलप कर सके। ठीक है, जो एसआरपी ठीक है, एसआरपी क्या था, सुपरविजन रिव्यू प्रोसेस। अब हम उसकी न्यू फॉर्म पढ़ रहे हैं, दैट इज एसआरईपी, जो आरबीआई ने इशू करी थी। एसआरईपी क्या है, रिव्यू के साथ इवैल्यूएशन प्रोसेस भी आ गई है। आपको रिव्यू भी करना है और उसको क्या करना है, साथ साथ इवैल्यूएट भी करना है। ठीक है, इसके अंदर वो सारे प्रिंसिपल्स के बेसिस के ऊपर जो एसआरपी है वो बेस्ड है, जो हम अभी प्रिंसिपल डिस्कस करके आए हैं। इसके अंदर रिव्यू एंड इवैल्यूएशन हम बेसिकली किसका कर रहे हैं, बैंक के आई कैप का। ठीक है, उसके बाद बैंक की जो रिस्क प्रोफाइल है उसकी इंडिपेंडेंट असेसमेंट करना, एंड इनके बेसिस पे आई कैप का आपने असेसमेंट करा, आपने रिस्क प्रोफाइल का असेसमेंट करा, उनके बेसिस पे अगर आपको कोई लगता है कोई रेमेडियल एक्शंस देने की जरूरत है तो क्या करना है, हमने वो रेमेडियल एक्शंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है उसके बाद इस कंडक्ट ऑफ एसआरईपी बाय द आरबीआई। कंडक्ट ऑफ एसआरईपी बाय द आरबीआई में बेसिकली क्या है, आरबीआई क्या करता है, जो हमारी कैपिटल एडुकेसी है उसका क्या करता है, कंपैरेटिव एनालिसिस करता है। कंपैरेटिव एनालिसिस मतलब कि चीजों को कंपेयर करके चलना। तो उनको कंपेयर करता ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन मेथड्स एंड सर्टेन असम्पशंस। ठीक है, तो जो आरबीआई है वो भी बैंक्स को क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो अपनी जो मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल लेवल्स है उससे अबव जो कैपिटल है वो अपने पास मेंटेन करके रखेंगे। आरबीआई ने बेसिकली ये करना है, इन्हीं चीजों का क्या करना है, रिव्यू करना है और उसको इवैल्यूएट करना है, जो किसके अंदर आ जाता है, एसआरबी प्रोसेस के अंदर आ जाता है। ठीक है, जो ये इवैल्यूएशन होती है वो क्या होती है, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होती है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सभी चीजों को कंसीडर करके चलने वाली इवैल्यूएशन होती है। सिर्फ एक ही पार्ट पे फोकस नहीं होती, सभी चीजों के ऊपर क्या है, इक्वली फोकस किया जाता है। ठीक है, जो इवैल्यूएशन है उसके अंदर क्या क्या चीजें देखी जाती है, एक तो बैंक कंप्लायंस विद रिगार्ड्स टू मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, कि आपने जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट हमने जो रखी थी विद रिगार्ड्स टू सर्टेन रिस्क, क्या आपने उसको परफॉर्म करा, क्या आपने उसको मेंटेन करा या नहीं करा। उसके अलावा जो बैंक का आई कैप था उसकी क्या क्वालिटी और उसके क्या रिजल्ट्स है, उनके रिजल्ट्स को क्या करना, इवैल्यूएट करना। उसके अलावा बैंक्स के जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेसेस हैं, कंट्रोल सिस्टम्स हैं, उनको क्या करना, सुपरवाइज करना, उनके ऊपर असेसमेंट करके कोई रेमेडियल एक्शंस की जरूरत है, कुछ चेंजेस की जरूरत है तो वो करना। ठीक है, तो जो ये एससीपी है, सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन प्रोसेस, ये कब होती है, पीरियोडिकली की जाती है। ठीक है, पीरियोडिकली मतलब टाइम टू टाइम बेसिस पे। इसके अंदर जो आरबीआई एक इंस्पेक्शन कराती है जिसको बोलते हैं एएफआई, एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन बाय द आरबीआई, उसको उसके डाटा को साथ में रखा जाता है। उसके अलावा कोई ऑफ साइड डाटा जो हम आरबीआई को देते हैं, रिटर्न्स, जैसे हमने पढ़ा था कि रिटर्न्स बैंक को फाइल करनी होती है, तो जो रिटर्न्स आरबीआई के पास आई, उसके अलावा जो बैंक्स का एएफआई था या और कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, बैंक से खुद के आई कैप के डॉक्यूमेंट्स है, उसको मिला के हम क्या करते हैं, एससीपी को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जब हम एससीपी कर रहे हैं तो उसके अंदर हमने किन की चीजों का ध्यान रखना है, किन किन चीजों पे चीजें देखनी है। सबसे पहले तो जो हमारा आई कैप है, आई कैप की फुल फॉर्म फिर से बोल रहा हूँ, इंटरनल कैपिटल एडुकेसी असेसमेंट प्रोग्राम, वो कितना एफिशिएंट है। तो आरबीआई सबसे पहले क्या असेस करेगी, एडुकेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द आई कैप। ठीक है, इसके अंदर जब आई कैप की असेसमेंट हो रही है उसके अंदर बैंक्स को ये डेमोन्स्ट्रेट करना है कि आई कैप इज रिस्पॉन्सिव है। आई कैप रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि जिस तरह के बैंक है, लाइक कोई बैंक हो सकता है बड़ा है, कोई बैंक छोटा है, कोई उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नेचर्स के प्रोडक्ट्स हैं, कुछ बैंक्स के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कम है, रिस्क प्रोफाइल अलग है। तो जो आई कैप है वो इन सभी चीजों को ध्यान में रखता है, इन चीजों के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपने रिस्पॉन्ड प्रोवाइड करता है। जब एडुकेशन इफेक्टिवनेस की जब चेकिंग करेगा आरबीआई, उसको असेस करेगा, तो ये इंश्योर करना है कि जो आईसीआई वो जो आई कैप है वो क्या हो, रिस्पॉन्सिव हो। ठीक है, उसके अलावा पीरियोडिक एंड एडहॉक रिव्यूज भी हो सकते हैं। पीरियोडिक बेस्ड एडहॉक होता है कि विदाउट एनी नोटिस, अपनी मर्जी से किए गए। ठीक है, पीरियोडिक में हो सकता है कि टाइम टू टाइम बेसिस पे बैंक के आई कैप की असेसमेंट हो। ठीक है, एडहॉक रिव्यूज के लिए इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स भी हायर किए जा सकते हैं बाय द आरबीआई। ठीक है, और ये जो रिव्यूज होंगे उनका नेचर कितना होगा, नेचर क्या होगा, एक्सटेंड कितना होगा, मतलब किस तरीके से परफॉर्म किए जाएंगे और कितने लेवल तक परफॉर्म किए जाएंगे, वो डिपेंड करेगा कि कितनी, एक तो परफॉर्म करने की नेसेसिटी है कि लाइक अगर कोई एडवर्स सिचुएशन है तो ऑब्वियसली ज़्यादा प्रोसीजर करने की जरूरत पड़ेगी, एंड इन केसेस नेसेसिटी नहीं है,
तो कम प्रोसीजर करने की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली अगर बैंक एक है, वो बड़ा बैंक है, उसके नंबर ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा है, तो उसके अंदर जो रिव्यू है उसको भी ज़्यादा टाइम लगेगा, उसका जो एक्सटेंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। सो दैट डिपेंड्स अपॉन बेसिकली ऑन नेसेसिटी एंड द नेचर ऑफ द प्रोसीजर्स ऑफ द बैंक। ओके, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द एसआरईपी प्रोसेस। अब हम देख रहे हैं एडिशनल बफर रिक्वायरमेंट्स। एडिशनल बफर रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या है? पिलर 1 क्या कहता था? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको मेंटेन करके रखनी है। तो जो एडिशनल बफर रिक्वायरमेंट आती है, बफर इज बेसिकली एक्स्ट्रा पैसा अपने पास रखना, वो पिलर 1 के अंदर ही आता है। ठीक है, पिलर 1 के अंदर बेसिकली हम रखवाते क्यों है? ताकि जो साउंड बैंक्स के बिजनेस है वो साउंडली क्या होते रहे, परफॉर्म होते रहे। ठीक है, बैंक्स को अपने पास बफर्स मेंटेन करने हैं। क्यों मेंटेन करने हैं? रीजन बीइंग, अगर जिस बैंक के पास क्रेडिट लेवल्स कम होते हैं, बफर कम होते हैं, तो उनकी क्या क्रेडिट वर्दीनेस पे इफेक्ट आता है। रीजन बीइंग कि हम अपने पास कैपिटल रिक्वायरमेंट्स मेंटेन क्यों करते हैं? ताकि इनकेस कोई रिस्क आता है तो हम उसको क्या कर सकें, मिटिगेट कर सकें। ठीक है, बट अगर हमारे पास कैपिटल रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो हम रिस्क मिटिगेट नहीं कर पाएंगे। रिस्क मिटिगेट नहीं कर पाएंगे तो हमारी किस पे इफेक्ट आएगा? एट द एंड क्रेडिट वर्दीनेस पे इफेक्ट आएगा। तो अपनी क्रेडिट वर्दीनेस को मेंटेन करने के लिए हमें अपने पास क्या है, जो बफर है वो अपने पास मेंटेन करके चलना है। ठीक है, उसके अलावा रेटिंग्स प्रोवाइड की जाती है बैंक को। बैंक्स को जो रेटिंग प्रोवाइड की जाती है उसके अंदर जो एक मेन पार्ट देखा जाता है वो कैपिटल रिक्वायरमेंट का पार्ट भी देखा जाता है कि कितनी कैपिटल बैंक ने अपने पास रखी हुई है। ठीक है, तो अगर सपोज कोई इंडियन बैंक है, वो इंटरनेशनली अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड करना चाहता है, तो उसको बेसिकली रेटिंग्स करवानी पड़ेंगी इंटरनेशनल एजेंसीज से। तो उसके अंदर भी वो क्या चेक करेंगे? क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस कहाँ से चेक होती है? विद रिगार्ड्स टू कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो उसके अंदर भी क्या आपको अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट मेंटेन करके रखनी है। सेकंड, जैसे देखो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या हो रहा है, बैंक्स जिस तरह से बिजनेस कुछ 10 साल पहले करते थे, आज उस तरह से नहीं कर रहे, क्योंकि पूरा मेथड चेंज हो चुका है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इनोवेशन आ चुकी है। उससे क्या है कि जो डेली टू डेली एक्टिविटीज है वो चेंज हो चुकी है। चेंज होने के करके क्या, जो रिस्क एक्सपोजर है वो बैंक के बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। रिस्क एक्सपोजर ज्यादा है, रिस्क ज्यादा, उसको मेंटेन करने के लिए क्या है, कैपिटल रेशियो चेंज हो चुके हैं। तो कैपिटल रेशियो को मेंटेन करने के लिए हमें अपने पास क्या रखना है? कैपिटल बफर रखना है। ठीक है, उसके अलावा जैसे अभी हमने देखा कि चेंजेस आ रहे हैं, जब डायनेमिक चेंजेस आते हैं किसी भी मार्केट के अंदर, तो उसके अंदर रिस्क भी क्या आता है? डायनेमिक आता है, रिस्क भी क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। इन एनी केस कुछ एडवर्स सिचुएशन आ जाती है, बैंक्स को इंस्टेंटली पैसा उठाने की जरूरत है। तो इंस्टेंटली जब भी आप पैसा उठाओगे तो आपको क्या करने वाला है? कॉस्टली पड़ने वाला है। तो उस कॉस्ट से बचने के लिए, एडिशनल कैपिटल की को रेज करने की कॉस्ट से बचने के लिए भी क्या है, हमें अपने पास कैपिटल बफर क्या करने हैं? मेंटेन करके रखने हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारी अगर सपोज जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो थी सपोज 100 करोड़ की, ठीक है, वो लेस होके होगी 80 करोड़ की। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? -20 करोड़ से हम लेस हो गए। तो -20 करोड़ के बेसिस पे हमें क्या है, हमें क्या कहा जाएगा कि आपने रेगुलेटरी कंप्लायंसेस का ब्रीच किया और उसके ऊपर हो सकता है हमारे पे फाइन लगे, पेनल्टी लगे, या कोई भी करेक्टिव एक्शन लिया जाए। तो इन चीजों से बचने के लिए भी हमें क्या है, अपने पास कैपिटल एडिक्वेसी, कैपिटल बफर मेंटेन करके रखना है। ठीक है, और जो एक ही लाइन लिखी हुई है, पॉइंट ई क्या कहता है? जो पिलर 1 है, दैट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट, वो डील करता है विद रिगार्ड्स टू द होल सिनेरियो, पूरी की पूरी फाइनेंशियल सिस्टम पे, पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम पे। इंडिविजुअली जो रिस्क आते हैं वो पिलर 1 के अंदर कंसीडर नहीं किए जाते, क्योंकि रीजन बीइंग जो पिलर 1 इज बेसिकली क्या है कि आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट रखनी है, कि आपके पास कैपिटल बफर होना चाहिए। तो जो कैपिटल बफर की जो परसेंटेजेस बनाई जाती है वो किस बेसिस पे बनाई जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ द होल फाइनेंशियल मार्केट, ऑन द बेसिस ऑफ द होल बैंकिंग सिस्टम। तो इंडिविजुअल जो रिस्क है वो पिलर 1 के अंदर कंसीडर नहीं होते। जो इंडिविजुअल रिस्क है वो कहाँ कंसीडर होते हैं? पिलर 2 के अंदर कंसीडर करते हैं। जब हम सुपरविजरी रिव्यू पढ़ रहे थे तो हमने उसके अंदर ये चीज देखी भी थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टॉपिक है करेंसी रिलेटेड क्रेडिट रिस्क। ऐसा क्रेडिट रिस्क जो करेंसी की वजह से उठ रहा हो, उसके लिए हमने क्या करना है? अलग से क्वेश्चन प्रोवाइड करना है। क्वेश्चन इज बेसिकली वही कि आपको उसके लिए अलग से कैपिटल बना के रखनी है। ठीक है, सो हमारे पास अगला टॉपिक है क्वेश्चन फॉर करेंसी रिलेटेड क्रेडिट रिस्क। ऐसे क्रेडिट रिस्क जो करेंसी से रिलेटेड है, उसके लिए हमने क्या करना है? एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रोवाइड करना है, एक्स्ट्रा कैपिटल अपने पास रखनी है। वो किस तरीके से रखनी है? सबसे पहले तो आरबीआई क्या कर सकता है, जो बैंक के रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स है उनका रिव्यू करेगा, एंड उन्हें लगता है कि अगर किसी भी रिस्क की तरफ एक्सपोजर हमारे पास ज्यादा है तो उसके लिए क्या करेंगे? एक्स्ट्रा क्वेश्चनिंग क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। इसके जो बैंक ने असेसमेंट, जो आरबीआई असेसमेंट कर रहा है, वो असेसमेंट किस किस की चीज की कर रहा है कि जो बैंक ने अपने करेंसी इंड्यूस्ड क्रेडिट रिस्क थे उनको मैनेज करने के लिए जो भी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर्स किए, उनकी एडुकेसी क्या थी, उसको क्या करेगा बैंक, उसको क्या करेगा आरबीआई? इवैल्यूएट करेगा। इवैल्यूएट करने के बाद उनको असेस करेगा। असेस किस चीज को करेगा कि आपने जैसे आरबीआई है उसने असेस किया कि जो बैंक्स था वो करेंसी रिलेटेड क्रेडिट रिस्क की तरफ एक्सपोज था, उसके लिए बैंक्स ने कुछ मेजर्स लिए। क्या वो मेजर्स सही तरीके से लिए? अगर तो सही तरीके से लिए, क्या जैसे मेजर्स क्या लेंगे कि उसके अगेंस्ट आपको कैपिटल मेंटेन करनी है, तो क्या आपने जो एडुकेट कैपिटल क्वेश्चन है वो अपने पास मेंटेन करा या नहीं करा? ठीक है, तो आरबीआई इन चीजों को क्या करेगा? असेस करेगा। आरबीआई आएगा, आपके रिस्क देखेगा कितना एक्सपोज्ड है, आपने उसके लिए क्या मेजर्स किए, वो मेजर्स को असेस करेगा। क्या वो मेजर्स एडुकेट थे, उस चीज को इवैल्यूएट करेगा। इवैल्यूएट करने के बाद
जो आपने मेजर्स लिए उसके अंदर आपने कैपिटल रिक्वायरमेंट निकाली होगी, क्या आपने वो कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है, एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन है, उसको मेंटेन करा या नहीं करा। ठीक है, कैपिटल जो पिलर 1 क्या कहता है, उसके अंदर हमने बफर्स मेंटेन करने होते हैं, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे। द बफर वॉज कैपिटल कंजर्वेशन बफर एंड काउंटर साइक्लिकल बफर। तो जो ये तो आपको मेंटेन करने करना है। तो जो करेंसी इंड्यूस रिस्क है उसके लिए जो कुशनिंग है वो क्या होनी चाहिए, एडिशनल प्रोवाइड करनी है कि ये 2 बफर तो आप मेंटेन करोगे ही करोगे, कंजर्वेशन बफर एंड काउंटर साइक्लिकल बफर आप करोगे ही करोगे। एंड जो ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा विद रिगार्ड्स टू द करेंसी इंड्यूस्ड क्रेडिट रिस्क, वो आपको क्या एडिशनली मेंटेन करना है। उसके ये नहीं कि उसका ही पार्ट बनाना है, ये मतलब बेसिकली आप कह सकते हो कि तीन रिजर्व्स बनेंगे, एक फॉर द क्रेडिट रिस्क, कंजर्वेशन बफर एंड काउंटर साइक्लिकल बफर अलग से बनेगा। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन बनाया इसको हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का पार्ट बना सकते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स करने के बाद आपने कितना एडिशनल क्वेश्चन बनाया, हम उसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक इज रिस्पॉन्सेज टू चेंजिंग कंडीशन, कि डे टू डे लाइफ में बिजनेस चेंज हो रहा है, कंडीशन चेंज हो रही है, उसकी तरफ हमने किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आरबीआई क्या असेस करेगा, ये हम एसआरईपी प्रोसेस ही पढ़ रहे हैं, उसकी गाइडलाइंस पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या कि आरबीआई हर चीज को क्या कर रहा है, असेस कर रहा है विद रिगार्ड्स टू द बैंक आई कैप, विद रिगार्ड्स टू द बैंक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज। तो आरबीआई इसमें क्या असेस करेगा कि जो बैंक्स की ओवरऑल कैपिटल है वो क्या हो, एडुकेट हो, जो कंडीशंस चेंज हो रही हैं उसके विद रिगार्ड्स टू चेंजिंग कंडीशंस जो कैपिटल है वो हमारी क्या होनी चाहिए, ओवरऑल कैपिटल एडुकेट होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड, एंड इन केस आपने जैसे मार्केट सिचुएशन चेंज हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा रिस्क आ रहे हैं। तो उस रिस्क में जो मटेरियल रिस्क है, मटेरियल रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या हमने जो कैपिटल है वो इंक्रीज कर दी है। लाइक इधर से रिस्क इंक्रीज हुआ, फॉर एग्जांपल एक कंपनी थी जिसको हमने लोन दे रखा है, ठीक है, वो स्टील इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। ओके, अब गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके जिससे स्टील इंडस्ट्री पे एडवर्स इफेक्ट होता है, स्टील इंडस्ट्री पे एडवर्स इफेक्ट हुआ, हमारे बोरर पे इफेक्ट होगा, एट देन बैंक को इफेक्ट होगा। तो एट देन रिस्क किस पे आ गया, बैंक पे आ गया। बैंक पे रिस्क क्यों आया, क्योंकि मार्केट कंडीशन चेंज हो गई। ठीक है, तो हमने उस रिस्क को कम करने के लिए क्या करा, जहां हम अपने पास रिजर्व रिक्वायरमेंट रख रहे थे 10%, हमने रिजर्व रिक्वायरमेंट कर दी 20%। तो बेसिकली हमने क्या करा, एक साइड से जब रिस्क बढ़ा तो हमने अपनी क्या बढ़ा दी, कैपिटल बढ़ा दी। तो आरबीआई इस चीज को भी असेस करेगा कि एक तो पहले ही आपकी कैपिटल मेंटेन थी, सेकंड इन केस कोई रिस्क आया, कोई रिस्क आ सकता है, उसके रिगार्ड में आप क्या करोगे, अपनी कैपिटल बढ़ा लोगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल कि आरबीआई किस किस चीजों को असेस करेगा कि आपकी कैपिटल कितनी है, एडिक्वेट है या नहीं है, एंड इन केस आपको बढ़ाने की जरूरत है तो क्या करेगा, वो बढ़ाई गई है या नहीं बढ़ाई गई है। ओके, ठीक है, आरबीआई ने ऊपर क्या करा, आपके सुपरविजन करा, सुपरविजन के बेसिस पे असेस करा, असेस के बेसिस पे वैल्यूएट करा, सुपरवाइज करके असेस करना, उसको वैल्यूएट करना, उसके बेसिस पे अगर आरबीआई को लगता है कि कोई अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने की जरूरत है, कुछ सुपरवाइजरी मेजर्स लेने की जरूरत है ताकि उन जो कंसर्न्स आए हैं उनको कम से कम किया जा सके, तो वो क्या करेगा, कुछ मेजर्स को परफॉर्म करेगा। तो मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले तो जो बैंक्स की रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी और इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस है उसके अंदर क्या करना, कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, कोई एनहांसमेंट करना है, उसको चेंज कर देना या बढ़ा देना, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है, इंटरनल कंट्रोल प्रोसेसेस ऑफ बैंक को। ठीक है, उसके बाद हो सकता है आरबीआई हमें ये कहे कि आप जो अपने रिस्क एक्सपोजर उसको कम कर दो। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने एग्जांपल ही स्टील इंडस्ट्री वाली कि हमने बोरोर को लोन दे रखा था, मार्केट पे इफेक्ट आया, बोरोर जो हो गया रिस्की हो गया, तो हो सकता है आरबीआई कहे हमें कि आपने अगर इस पर्सन को या इस इंडस्ट्री को 100 करोड़ का लोन दे रखा है तो आपने रिस्क एक्सपोजर कम करके 80 करोड़ पे ले आओ। तो क्या आपने रिस्क एक्सपोजर कम करने की भी हमें क्या दे सकता है, इंडिकेशन दे सकता है। उसके अलावा अगर बैंक को लगता है कि आरबीआई को लगता है कोई और अदर एक्शन लेने की जरूरत है तो वो अदर एक्शन भी क्या किया जा सकता है, परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे पिलर 1 तो कहता है कि आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट रखनी है, बट आरबीआई को लगता है कि ये स्पेसिफिक बैंक के रिलेटेड बैंक स्पेसिफिक एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट की भी जरूरत है, तो वो अभी आपको रिकमेंड करी जा सकती है। लाइक फॉर एवरी बैंक आरबीआई ने कहा है कि आपको क्या है 10% अपने पास बफर रखना है, बट जो अभी करंट वाला बैंक है, फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी बैंक है, आरबीआई को लगता है इनके ऊपर रिस्क ज्यादा, तो हमें ये रिकमेंड किया जा सकता है तो आप अपने पास 5% एडिशनल कैपिटल रेस करके रखो। अब आपकी जो फिर कैपिटल जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 10% नहीं रह जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 15% हो जाएगी। ठीक है, सो दिस वाज की चेंजिंग कंडीशंस के रिलेशन में आरबीआई किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। तो इसको समअप करना, आरबीआई आता है, असेसमेंट करता है, असेसमेंट करके देखता है कि क्या आपकी जो कैपिटल है वो एडुकेट है। अगर आपकी कैपिटल एडुकेट है तो क्या अगर इनके फ्यूचर में कोई रिस्क आता है तो आप उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए उस कैपिटल को बढ़ा सकते हो या नहीं बढ़ा सकते। इस असेसमेंट के बेसिस पे आरबीआई क्या करता है, कुछ अप्रोप्रिएट मेजर्स लेता है। मेजर्स क्या क्या ले सकता है, या तो हो सकता है आप उसको लगे कि आपके रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कमजोर है तो वो बोलेगा इसको मॉडिफाई कर लो या इसको बढ़ा दो। सेकंड, आपके रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस स्ट्रॉन्ग है बट फिर भी आपके ऊपर रिस्क है तो हो सकता है आपको बोलेगा अपना रिस्क एक्सपोजर ही कम कर दो। उसके अलावा हो सकता है कि आपको कोई और एक्शन रिकमेंड किया जाए ताकि जो आपके रिस्क है उसको कम से कम किया जा सके। एंड द लास्ट इज कि हो सकता है कि आपको स्पेसिफिकली सिर्फ आपके ही बैंक को, नॉट
फॉर द होल इंडस्ट्री। सिर्फ आप पर्टिकुलर बैंक को क्या कहा जाए कि आप अपने एडिशनल जो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको थोड़ा बढ़ा के चलो, जो आप मेंटेन कर रहे हो मिनिमम वो तो करो ही करो, उसके साथ एक एडिशनल कुछ पार्ट भी लेके चलो। ओके ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द आई कैप, जो बैंक्स की आई कैप पॉलिसी है उसके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स क्या हैं? स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स मतलब किस किस पे वो एप्लीकेबल होने वाला है। सो जो बेसल 2 फ्रेमवर्क हमने पढ़ा था वो सोलो लेवल पे भी लगता था, कंसोलिडेटेड लेवल पे भी लगता है। ओके तो उसी तरीके से आई कैप है वो भी सोलो लेवल पे भी लगने वाला है, कंसोलिडेटेड बैंक पे भी लगने वाला है। ठीक है, सोलो बेसिस लाइक इंडिविजुअल बैंक पे लग गया, एंड ग्रुप बैंक क्या हो गया? ग्रुप क्या हो गया कि बैंक्स की जितनी भी एंटिटीज है जिसमें जो बैंक है वो कंट्रोलिंग एंटिटी है। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी है, एचडीएफसी की बहुत सारी सब्सिडरीज लाइक एचडीएफसी आरजीओ, एचडीएफसी इंश्योरेंस एटसेट्रा, उनका जो कंट्रोलिंग हेड है दैट इज एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक क्या लाइसेंस बैंक है जो कंट्रोलिंग एंटिटी है। तो उसके अंदर अगर ग्रुप एंटिटी, वो एक ग्रुप हो गया एचडीएफसी का, उसके अंदर जो कंट्रोलिंग एंटिटी वो कौन हुई? बैंक, जिसके पास बैंक का लाइसेंस है। तो आई कैप उस पर क्या लगेगा? कंसोलिडेटेड लेवल पे भी लगेगा कि जो, तो मतलब कि जब आई कैप के प्रोसीजर्स लगेंगे तो वो एचडीएफसी बैंक पे भी लगेंगे एंड पूरे के पूरे एचडीएफसी ग्रुप के ऊपर भी लगेंगे। ठीक है, तो ये तो इंडियन बैंक्स के बाद। उसके अलावा जो फॉरेन बैंक्स है, ऐसे बैंक्स जिनके हेडक्वार्टर्स फॉरेन के अंदर है, इंडिया के अंदर नहीं है, लेकिन वो अपनी ब्रांचेस इंडिया के अंदर भी ऑपरेट करते हैं। तो जो ब्रांचेस या जो बिजनेस वो इंडिया के अंदर कर रहे हैं उसके ऊपर भी आई कैप लगेगा। आई कैप के अंदर उन सभी चीजों को कवर किया जाएगा, सिर्फ इंडिया वाले पार्ट को क्या किया जाएगा? कवर किया जाएगा, क्योंकि हम इंडियन बैंकिंग सिस्टम को देख रहे हैं, हमें इंडियन बैंकिंग सिस्टम से ही मतलब। ओके ठीक है, उसके बाद जो हमारा आई कैप होगा वो फर्म वाइड रिस्क प्रोफाइल को देखेगा। फर्म वाइड रिस्क प्रोफाइल मतलब कि सिर्फ एक पार्ट नहीं देखेगा, पूरे के पूरे फर्म को देखेगा, पूरे के पूरे बैंक को देखेगा। ठीक है, उसके लिए आई कैप करने के लिए हमारे पास कुछ एक रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? सबसे पहला, जो भी बोर्ड है या जो भी मैनेजमेंट है वो क्या हो? एक्टिव हो। सेकंड, जो हमारे प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसीज हैं एंड जो हमने लिमिट्स लगाई हैं वो क्या हो? एप्रोप्रिएट हो। पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड लिमिट्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? डाटा। डाटा हमें आता कहाँ से? मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम से। तो हमें ये भी इंश्योर कराना है कि जो हमारा मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो भी क्या हो? एप्रोप्रिएट हो, वो पूरे के पूरे बिजनेस को कवर करता हो। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे इंटरनल कंट्रोल है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो, सभी चीज़ों को कवर करते हो। उसके अलावा अगर ये सब चीज़ें हो गई तो हम क्या कर पाएंगे? टाइम बेसिस पे टाइमली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली अपने जो रिस्क है उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे, उनको एट देन मिटिगेट कर पाएंगे और उनको क्या कर सकेंगे? मॉनिटरिंग उनकी कर सकेंगे। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? एक तो जो जिसने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, मैनेजमेंट होगी और बोर्ड हो गया, वो एक्टिव हो। ठीक है, उनको बनाने के लिए डाटा चाहिए। डाटा कहाँ से आएगा? एमआईएस से। एमआईएस एक तो पूरे के पूरे बिजनेस को कवर करता हो और अप्रोप्रिएट हो। एमआईएस आया, एमआईएस के बेसिस पे आपने क्या बनाई? अपनी पॉलिसीज बनाई, प्रोसीजर बनाई, लिमिट बनाई। तो हमने क्या करना? डाटा अगर अप्रोप्रिएट आया तो हमारी पॉलिसीज, प्रोसीजर, लिमिट्स भी क्या होनी चाहिए? अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारा बोर्ड एक्टिव है, हमारा एमआईएस सिस्टम अप्रोप्रिएट है, हमारी पॉलिसीज, प्रोसीजर, लिमिट्स अप्रोप्रिएट है, तो हम क्या कर पाएंगे? टाइमली बेसिस पे अपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे, मिटिगेट कर पाएंगे, कंट्रोल करके उनको क्या कर पाएंगे? मॉनिटर कर पाएंगे एंड इन सब चीजों को फिर एट देन क्या कर पाएंगे? रिपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे इंटरनल कंट्रोल्स है वो भी क्या होने चाहिए? कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए, ताकि जो रिस्क है उनको इजिली क्या करा जा सके? आइडेंटिफाई करा जा सके। ठीक है, इसके अंदर अब अगला रोल आता है बोर्ड एंड मैनेजमेंट ओवरसाइट, कि जो बोर्ड एंड मैनेजमेंट है वो किस तरीके से आई कैप को देखेगा, आई कैप के ऊपर ध्यान रखेगा। तो सबसे पहले जो इम्प्लीमेंटेशन और डिजाइनिंग ऑफ आई कैप है, कि आई कैप को बनाना एंड उसको इम्प्लीमेंट करना, उसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके? बैंक के बोर्ड की। तो बैंक के बोर्ड को क्या इंश्योर कराना है कि सबसे पहले बैंक के अंदर एक आई कैप सिस्टम डिजाइन कराओ, उसको क्या कराओ? इंप्लीमेंट कराओ। उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये इंश्योर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सीनियर मैनेजमेंट है, उनको एक तो रिस्क एक्सपोजर की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि जो बैंक है वो किन किन रिस्क की तरफ एक्सपोज है, उसकी प्रॉपर नॉलेज हो। सेकंड, जो भी बिजनेस के की बिजनेस एंड कंट्रोल फंक्शंस है उनको इकट्ठा करो, उनके प्रोस्पेक्टिव्स को क्या करना है? आपने इकट्ठा करना है। थर्ड, आपने क्या सीनियर मैनेजमेंट को क्या देखना है कि जो इंस्टीट्यूशन है उसकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, कि मतलब वो कितना रिस्क ले सकता है मैक्सिमम, तो उसको डिफाइन करना है। फोर्थ, आपने क्या करा? आपने रिस्क एक्सपोजर की अंडरस्टैंडिंग ले ली, रिस्क एक्सपोजर समझ ले कि बैंक किन किस रिस्क की तरफ एक्सपोज है। उसके बाद आपने उस जितने भी बिजनेस फंक्शंस थे उनको इकट्ठा कर लिया एंड उसके बेसिस पे एंड आपने ये भी चेक करा कि जो बैंक की रिस्क एपेटाइट है वो कितनी है, कि बैंक कितने से कितना रिस्क ले सकता है। इनके बेसिस पे आपने क्या करना है? अपना एक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाना है। उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है? उसके अंदर आपने डिटेल्ड पॉलिसीज इंक्लूड करनी है, ताकि जो रिस्क है उसको कम से कम किया जा सके। और ये इंश्योर कराना है कि जो भी आप पॉलिसीज बना रहे हो वो पूरे के पूरे बैंक को लगती हो। फर्म वाइड प्रूडेंशियल लिमिट्स होनी चाहिए, सिर्फ इंडिविजुअल फंक्शंस के ऊपर की लिमिट्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बोर्ड को ये भी इंश्योर कराना है कि जो सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द बैंक है वो एक तो रिस्क फ्रेमवर्क बनाए, ताकि जो रिस्क है उसको टाइम टू टाइम मैनेज किया जा सके। जो आपने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाया उसको क्या कर सके? मॉनिटर कर सके, उसका एक सिस्टम बनाओ।
ठीक है। उसके बाद जो बैंक के कंप्लायंस है विद रिगार्ड्स टू इंटरनल पॉलिसीज एंड रेगुलेटर्स, उसको मॉनिटर करने के लिए आपको एक सिस्टम बनाना है। उसके अलावा आपने जो जो भी पॉलिसीज बनाई वो क्या हो सब तक इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो, आपको ये इंश्योर करवाना है। ठीक है, इसका एक क्विक रिव्यू लेते हैं। बोर्ड एंड मैनेजमेंट ओवरसाइट में क्या क्या था। ठीक है, सबसे पहले तो आई कैप बनाने की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बैंक्स के बोर्ड की। बैंक्स के बोर्ड अगर आई कैप बना रहे हैं तो सबसे पहले उनको बैंक ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से रिस्क की तरफ बैंक एक्सपोज है। उनको अगर उन्हें ये रिस्क पता लग गया, उसके बाद जो अपने किस बिजनेस फंक्शंस है उनको इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करने के बाद ये देखो कि बैंक है वो कितना रिस्क झेल सकता है, उसकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, वो रिस्क कितना झेलना चाहता है। इन सब के बेसिस पे क्या बनाना है, आपको एक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाना है जिसके अंदर आपने डिटेल पॉलिसीज को इंक्लूड करना है ताकि रिस्क को कम से कम किया जा सके। उसके साथ बोर्ड को इंश्योर करना है कि जो बैंक की सीनियर मैनेजमेंट है वो एक तो रिस्क फ्रेमवर्क बनाए, जो अपने फ्रेमवर्क बनाया उसको मॉनिटर करने के लिए सिस्टम बनाया जाए, बैंक कंप्लायंस को मॉनिटर करने के लिए सिस्टम बनाया जाए, और जो आपने भी सिस्टम बनाया पॉलिसीज बनाए उनको क्या किया जा सके, इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया जा सके। सो दिस वाज द रोल ऑफ द सीनियर बोर्ड इन टर्म ऑफ आई कैप, इन टर्म ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है सीनियर मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट को किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किन किन चीजों पे ध्यान रखते हुए अपना जो वर्क परफॉर्म करना है। ठीक है, हमने एक टर्म पढ़ी थी ऑर्गेनाइजेशनल सिलोस। ऑर्गेनाइजेशनल सिलोस बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल सिलोस तब परफॉर्म होते हैं जब सपोज मल्टीपल फंक्शंस हो रहे हैं एक एंटिटी के अंदर। एक एंटिटी के अंदर फंक्शन हो रहा है ए, एक एंटिटी के अंदर फंक्शन हो रहा है बी। तो ए और बी जो है अपने इंडिविजुअल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो फंक्शन सेम ही है। लाइक दोनों को परचेज करनी है तो दोनों के परचेज डिपार्टमेंट्स अलग हैं, दोनों को कुछ प्रोक्योरमेंट करनी है, हायरिंग करनी तो दोनों के डिपार्टमेंट अलग है। दोनों के अंदर क्या इफेक्टिव अपने आपस में कम्युनिकेशन नहीं है। अगर जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो ये चीज क्या खड़ी कर देती है, ऑर्गेनाइजेशनल सिलोस खड़े कर देती है। ये किसी भी एंटिटीज के लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि डुप्लीकेसी ऑफ वर्क हो जाता है। तो बिजनेस लाइंस के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल सिलो को रिमूव करने के लिए एंड ये इंश्योर, अगर ऑर्गेनाइजेशनल सिलोस रिमूव हो गए तो क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपस में क्या हो पाएगी, इजिली शेयर हो पाएगी। तो सीनियर मैनेजमेंट को क्या इंश्योर करवाना है कि एक तो बिजनेस सिलोस क्या है वो परफॉर्म ही नहीं होने चाहिए, बनने ही नहीं चाहिए। जितने बिजनेस सिलोस कम होंगे उतना डुप्लीकेसी वर्क कम होगा, उतनी शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन ज्यादा होगी। जितनी शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन ज्यादा होगी उतने हमारे क्या है रिस्क प्रोसेस है, जो रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स है वो इजिली परफॉर्म हो पाएंगी। ठीक है, तो पहली बात बिजनेस सिलोस बनते क्यों है। जैसे अब क्या है कि जो बैंक्स हैं वो अपना बिजनेस मार्केट बेस लेके, मतलब कस्टमर के बेसिस पे अपने प्रोडक्ट्स लेके आए। तो उससे होता क्या है कि जो बैंक्स हैं वो किसकी तरफ एक्सपोज है, कॉमन सेट ऑफ प्रोडक्ट्स, कॉमन सेट ऑफ रिस्क फैक्टर्स एंड कॉमन सेट ऑफ काउंटर पार्टीज की सब चीजें उसमें कॉमन होते हैं, जिससे क्या होता है ऑपरेशनल सिलोस बन जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल सिलोस बन जाते हैं। ठीक है, उसको हमने रिमूव करना है। उसके लिए हमने क्या करना है, अपनी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस बनानी है। हमने ये इंश्योर कराना है कि जो हम अपनी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस बना रहे हैं उसके अंदर सिर्फ क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी, ऑपरेशनल रिस्क ना हो, उसके अलावा जो भी रिस्क अराइज हो सकते हैं वो सभी के अंदर उसके अंदर इंक्लूड हो। क्योंकि तो देखो जो तो हो गए क्रेडिट रिस्क हो गए, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ऑपरेशन, इसके लिए तो हम कैपिटल रिक्वायरमेंट ही बना देते हैं, कैपिटल चार्ज क्रिएट कर देते हैं। बट उसके अलावा जो आने वाले रिस्क है लाइक रेपुटेशनल रिस्क, लीगल रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क, ऐसे रिस्क के अंदर कभी भी हम क्या करते हैं, पिलर 1 के अंदर इनको इंक्लूड नहीं करते हैं, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए नहीं बनती है। बट इसको हम एसआरबी के अंदर इंक्लूड करना है। ठीक है, एसआरबी के अंदर इंक्लूड क्यों करना है, क्योंकि अगर आप देखो कि जो लीगल रिस्क है आपका या जो स्ट्रेटेजिक रिस्क है, अगर तो आप इनको देखोगे इंडिविजुअली तो आपको हो सकता है सिग्निफिकेंट ना लगे। बट जब हम इनको इकट्ठा करेंगे तो क्या हो सकता है, ये मटेरियल लॉसेस बैंक को क्या करवा सकते हैं, मटेरियल लॉसेस करवा सकते हैं। दिस कुड रिजल्ट इन मटेरियल लॉसेस टू द बैंक्स। तो आपको अपनी जो कैपिटल जो आपकी प्रोसीजर्स लेआउट कर रहे हो, जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, उसके अंदर आपको इस चीज को भी इनकॉर्पोरेट करना है। इस चीज को अभी आपने क्या करना है, ध्यान रख के चलना है। ठीक है, अगला टॉपिक इज विद रिगार्ड्स टू न्यू और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, जब भी कोई भी बैंक अपने न्यू प्रोडक्ट्स लेके आता है वो क्या होता है, एक तो कॉम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं। रीजन बीइंग अब हम मार्केट बेसिस के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं एंड उन प्रोडक्ट्स के पीछे कुछ अंडरलाइन एग्जम्पशंस होती हैं कि ये इस तरीके से प्रोडक्ट वर्क करेगा। तो जो सीनियर मैनेजमेंट है सबसे पहले तो उन अजम्पशंस को पढ़ना है, उन अजम्पशंस को समझना है एंड अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने हैं कि इन केस अगर वो अजम्पशन फेल हो जाती है तो क्या क्या हमें रिस्क आ सकते हैं। ओके, एक काम उन्हें ये करना है। सेकंड, न्यू प्रोडक्ट्स और एक्टिविटीज के कारण जो भी रिस्क आ सकते हैं उनको आपने आइडेंटिफाई करना है, उनको रिव्यू करना है एंड इनकेस आपको लगता है उनको कंट्रोल करने की जरूरत है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करना है ताकि उसको रिस्क को क्या किया जा सके, कम से कम किया जा सके। तो न्यू और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स में क्या है, कुछ असम्पशंस होती हैं। सीनियर मैनेजमेंट को उन असम्पशंस को समझना है एंड ये इवैल्यूएट करना है कि इनकेस ये असम्पशन अगर फेल हो जाती है तो क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। उसके अलावा जो न्यू प्रोडक्ट्स और एक्टिविटीज हैं वो जो नए रिस्क लेके आते हैं, आपने उन रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और रिव्यू करना है एंड इनकेस आपको लगता है कि कोई इंटरनल कंट्रोल्स लगाने की जरूरत है तो आपको क्या करना है, इंटरनल कंट्रोल्स लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद बैंक का जो रिस्क फंक्शन होता है, रिस्क फंक्शन के अंदर जो सीआरओ होता है जिसको बोलते हैं चीफ रिस्क ऑफिसर, तो हमें सबसे पहले ये इंश्योर कराना है कि जो बैंक का रिस्क फंक्शन है और जो उस बैंक का सीआरओ है वो इंडिपेंडेंट हो, उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए एंड अगर उनको वो क्या हो,
सीईओ को या एमडी को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डायरेक्टली रिपोर्ट कर सके, ताकि कम्युनिकेशन के अंदर देरी ना हो और जो रिस्क है उसको इजीली मिटिगेट करा जा सके। ठीक है, रिस्क फंक्शन के अंदर क्या क्या चीजों को भी ध्यान में रखा जाता है, लाइक रिस्क कंसंट्रेशन, वोल्यूशन ऑफ रिस्क एपेटाइट्स लिमिट्स, इन सब चीजों को क्या देखा जाता है, इन चीजों पे क्या करी जाती है, रिपोर्टिंग करी जाती है। ठीक है, उसके बाद पॉलिसीज प्रोसीजर एंड कंट्रोल्स। हमने कहा था कि बैंक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो उनके पॉलिसीज प्रोसीजर लिमिट्स एंड कंट्रोल्स है वो क्या होने चाहिए, अप्रोप्रिएट होने चाहिए। ठीक है, तो जो भी बैंक की पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड लिमिट्स है वो आई कैप का पार्ट होती है। उसको अप्रूव कौन करेगा, अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कैप को बनाने की किसकी थी, इंप्लीमेंटेशन की किसकी थी, आई कैप की थी। तो इंश्योर क्या करवाना है, तो आई कैप जो आप बनाओगे वो बोर्ड अप्रूव करेगा। उसके अंदर गाइडेंस होगी, जिसको जो गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, प्रोसीजर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि जो बैंक्स की इंटरनल लिमिट्स है विद रिगार्ड्स टू वेरियस रिस्क, उनको क्या किया जाए, पहले तो डिफाइन किया जाए, डिफाइन करने के बाद उनको क्या किया जाए, प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई, मेजरिंग, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिस्क। ये भी हमने कहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये क्या होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। उसके लिए जो बैंक्स का एमआईएस है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जिसके थ्रू बैंक की मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन गेन करती है, वो बैंक्स को टाइमली और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ताकि उसके बेसिस पे रिस्क को क्या किया जा सके, आइडेंटिफाई, मेजर, मॉनिटर एंड रिपोर्ट किया जा सके। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है, एमआईएस सिस्टम है, वो क्या होना चाहिए, सफिशिएंट फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब उसके अंदर इनकेस कोई चेंजेस की जरूरत पड़े तो वो रिजिड ना हो, वो कर सके, कुछ एडिशनल प्रोसीजर करने की जरूरत कर सके, पड़े तो वो कर सके। इससे होगा क्या, अगर हमारा जो सिस्टम है सफिशिएंटली फ्लेक्सिबल होगा, तो हम जो अपना रिस्क है उनको किस बेसिस पे देख पाएंगे, फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैंक वाइड सिनेरियोस को क्या कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे। फॉरवर्ड लुकिंग मतलब फ्यूचर के, बैंक मतलब पूरे के पूरे बैंक पे आने वाले जो सिनेरियोस है उनको क्या कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो हमने अपना सिस्टम बनाया, जो एमआईएस बनाया, उसके अंदर अगर कोई भी लिमिट ब्रीच हो रही है तो वो क्या, जो हमारा एमआई सिस्टम है उसको सक्सेसफुली क्या कर पाए, कैप्चर कर पाए एंड उनको क्या कर पाए, रिपोर्ट कर पाए। ठीक है, सो सबसे पहले क्या था, हमने रिस्क फंक्शन परफॉर्म करना है। उसके लिए सबसे पहले हम ये इंश्योर करा रहे हैं कि जो हमारा रिस्क फंक्शन है वो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, उसके अंदर फिर हमने पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड लिमिट्स डिफाइन करनी है, आई कैप का पार्ट बनाना है, बोर्ड से अप्रूव करवाना है। इनको बनाने के लिए हमें डाटा चाहिए। डाटा कहाँ से आएगा, एमआईएस से। एमआईएस को ये इंश्योर करना है, एक तो वो टाइमली बेसिस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, और जो बैंक का सिस्टम, एमआईएस सिस्टम है, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि हम फ्यूचर में पूरे के पूरे बैंक पे आने वाले जो भी सिनेरियोज उनका एनालिसिस कर सकें। उसके अलावा जो एमआई सिस्टम है वो ये इंश्योर कराता हो कि अगर इनकेस कोई कैपिटल लिमिट की ब्रीच होती है, किसी भी लेवल की ब्रीच होती है, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सके और उसको क्या कर सके, प्रॉपरली रिपोर्ट कर सके। उसके बाद आता है इंटरनल कंट्रोल्स। हमने एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की थी कि जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो क्या होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए, सभी चीज़ों को क्या करते हो, कवर करते हो। ठीक है, तो जो भी बैंक की रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज है वो क्या है, फ्रिक्वेंटली मॉनिटर हो एंड उनको क्या किया जाए, टाइम टू टाइम बेसिस पर टेस्ट किया जाए। टेस्ट कौन कौन कर सकता है, हो सकता है इंटरनल ऑडिटर टेस्ट करें या एक्सटर्नल ऑडिटर टेस्ट करें। तो अगर आप अपने इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करवाते हो एंड इनकेस उसमें वैसे उसमें कोई ब्रीचेस नहीं निकलनी चाहिए, कुछ कमियां नहीं निकलनी चाहिए, एंड इनकेस कोई निकलती है तो आप क्या करो, उसको इंप्रूव कर लो। इससे बेसिकली होगा क्या, जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, साउंड हो जाएगा। तो अगर हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस साउंड हो गया तो क्या होगा, बैंक है वो अपनी जो कैपिटल है वो एडिक्वेटली मेंटेन कर पाएंगे। बैंक की जो टॉलरेंस लेवल ऑफ रिस्क है उसको हम इजिली क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो जो इंटरनल कंट्रोल्स है उनका प्लेस पहले तो होना बहुत जरूरी है। अगर वो है उनको हमने टाइम टू टाइम बेसिस पे क्या करना, मॉनिटर करना और टेस्ट करवाते रहना। ठीक है, उसके अलावा सबकी सबमिशन ऑफ द आउटकम ऑफ द आई कैप टू द बोर्ड एंड द आरबीआई। तो जो आई कैप अपने अपना पॉलिसी लगाई उसकी क्या रिपोर्ट आई, उसको आपने टाइम टू टाइम बेसिस पे क्या करना है, बोर्ड को सबमिट करवाना है। ठीक है, जो आपने सबसे पहले क्या करना है, बैंक को अपने बोर्ड को देना है, बोर्ड उसको इवेल्युएट करेगा, उसके बेसिस के ऊपर कोई भी अगर चीज़ों को मैनेज करना है, मॉनिटर करना है, या उनके कोई रिस्क आया, आपने उसको मैनेज करा, मॉनिटर करा, उसका बैंक की प्रोफाइल पे क्या इम्पैक्ट आया, वो सब चीज़ों को देखा, एनालिसिस किया एंड इस आउटकम के बेसिस पे जो आपने एक रिपोर्ट बनानी है एंड वो रिपोर्ट किसको सबमिट करानी है, आरबीआई को सबमिट करानी है। करवानी कब तक है, बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ईयर ऑफ द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। कि जो भी फाइनेंशियल ईयर, जब फाइनेंशियल खत्म होगा तो पूरे फाइनेंशियल ईयर की आउटकम ऑफ द आई कैप रिपोर्ट आपको अप्रैल से जून वाले क्वार्टर के अंदर क्या करनी है, आरबीआई को डिपॉजिट करवानी है। तो रिपोर्ट कैसे जाएगी, सबसे पहले बैंक देगा बैंक के बोर्ड को, बैंक का बोर्ड उसको एनालाइज करेगा, सब कुछ देखेगा, इवैल्यूएट करेगा एंड उसको आरबीआई को क्या कर देगा, सबमिट कर देगा। ठीक है, उसके अलावा रिव्यू ऑफ द आई कैप आउटकम्स। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको हर साल में एटलीस्ट एक बार ये करना है कि जो आई कैप के आउटकम्स उनको क्या करना है, असेस करना, उनका रिव्यू करना है और ये देखना है कि क्या आई कैप जिस पर्पस के लिए बोर्ड द्वारा बनाया गया था कि क्या वो पर्पस सक्सेसफुली अचीव हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। ठीक है, इसके अंदर आई कैप जब रिव्यू कर रहे हो तो आपने ये भी इवैल्यूएट करना है
कि जो आपने की अजम्पशंस ली थी कि इन केस फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आती हैं उसके रिगार्डिंग कोई भी अगर की अजम्पशंस थी तो उसको भी आपने क्या करना है, इवैल्यूएट करनी है कि क्या वो अजम्पशन अभी स्टिल अभी वैलिड है या नहीं है। आपने इवैल्यूएट करा, आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव फिल हो रहे हैं नहीं हो रहे, अपने सेंसिटिविटी चेक करी, उनके बेसिस पे अगर आपको कोई लगता है कोई चेंजेस करने की जरूरत है तो आपको क्या करना है, अप्रोप्रिएट चेंजेस कर देने। ठीक है। उसके बाद जो आई कैप है वो मैनेजमेंट सिस्टम का मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग का क्या होना चाहिए, इंटेग्रल पार्ट होना चाहिए। क्योंकि आई कैप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली कैपिटल एलोकेट कर रहे हैं टुवर्ड्स द वेरियस यूनिट्स। तो जब कैपिटल एलोकेट कर रहे हैं तो डिसीजन मेकिंग का ये क्या बन जाता है कि इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, अपनी जो क्रेडिट डिसीजन है कि किस किस को क्रेडिट देना है या अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या प्राइस देना है या कुछ जनरल बिजनेस डिसीजन है उसके अंदर क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है। तो इसलिए आई कैप को हमें ओवरऑल मैनेजमेंट का और मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग का क्या बना देना है, पार्ट बना देना है। ठीक है। आई कैप के अंदर एक प्रिंसिपल फॉलो होता है नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बेसिकली क्या कहता है, जहां जितना काम करने की जरूरत हो वहां उतना ही काम करो। कि जहां जितने आई कैप के प्रोसीजर लगाने की जरूरत है आपने सिर्फ वहीं आई कैप उतने ही आई कैप के प्रोसीजर लगाने हैं। इसको इन टर्म्स बोले तो जितनी डिग्री ऑफ सोफेस्टिकेशन आई कैप के अंदर जरूरत है सिर्फ उतनी ही लगानी है। तो जो डिग्री ऑफ सोफेस्टिकेशन है वो ये इंश्योर कराए कि उसके नेचर के अकॉर्डिंग, स्कोप के अकॉर्डिंग, स्केल के अकॉर्डिंग, डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग जो आई कैप है वो प्रोसीजर लगे। फॉर एग्जांपल एक बैंक है HDFC एंड एक है कोई रूरल बैंक है। ओके, रूरल बैंक की क्या है, नेचर ऑफ ऑपरेशंस कम है, स्कोप ऑफ ऑपरेशंस कम है, स्केल ऑफ ऑपरेशंस कम है और कम्प्लेक्स नेचर का वो कम है। और HDFC के अंदर ये सभी चीजें ज्यादा है। तो आपको ये नहीं करना कि जो आई कैप के अंदर, जो HDFC के अंदर आई कैप के प्रोसीजर्स लग रहे हैं वही आप क्या रूरल बैंक में लगा दो, नहीं। आपको जहां जितने आई कैप के प्रोसीजर लगाने की जरूरत है आपको वहां उतने ही लगाने हैं। आपको प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है। आई कैप पे रेगुलरली बेसिस पे क्या करना है, इंडिपेंडेंट रिव्यू करना है और ये इंश्योर करना है कि वो भी क्या हो, वैलिड हो। ठीक है। आई कैप को टाइम टू टाइम बेसिस पे इंडिपेंडेंटली रिव्यू करना है। वो आप इंटरनली भी करवा सकते हो, लाइक इंटरनल ऑडिटर से, एक्सटर्नल ऑडिटर से भी करवा सकते हो, एक्सटर्नल ऑडिटर से, या SCP जो RBI कंडक्ट करता है उसके अंदर भी क्या हो, आई कैप का क्या हो सकता है, रिव्यू हो सकता है। हमें ये इंश्योर कराना है कि जो हमारा आई कैप हो वो वैलिड हो एंड वो ये इंश्योर करे कि जो रिस्क आने वाले हैं हम उसको इजीली तरीके से मैनेज कर पाए। ठीक है। और उसके अंदर वो क्या क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, किन किन चीज़ों को बेसिकली वैल्यूएट करें, किन किन चीज़ों की तरफ वो वैलिड हो। सबसे पहला जो हमारी प्रोसेसेस हैं वो उनकी इंटेग्रिटी, एक्यूरेसी, उनकी रीजनेबलनेस, कि क्या वो एक्चुअली रीजनेबल भी है या नहीं है। जो हमने कैपिटल असेसमेंट प्रोसेस लगाए वो कितने अप्रोप्रिएट है। हमारे जो अगर कंसंट्रेशन रिस्क अगर बैंक के अंदर उठ रहे हैं, क्या जो हमारा आई कैप है उसको टाइमली आइडेंटिफाई कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। ठीक है। जो हमें डाटा इनपुट्स मिल रहे हैं, जो MI सिस्टम से डाटा इनपुट्स आ रहे हैं, क्या वो एक्यूरेट है और कंप्लीट है या नहीं है। हमने जो असम्पशंस एंड सिनेरियोज के बेसिस पे फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को असेस करा था, क्या वो अभी भी रीजनेबल हैं और वैलिड हैं या नहीं। इन सब चीज़ों के लिए क्या कर सकता है बैंक, अप्रोप्रिएट स्ट्रेस टेस्टिंग भी कर सकता है। ठीक है। तो जब आई कैप का रिव्यू होगा हमें क्या क्या चेक, सबसे पहले आई कैप का रिव्यू कर कौन सकता है, हम इंटरनली करवा सकते हैं, एक्सटर्नली करवा सकते हैं, बाय द RBI भी करवा सकते हैं। उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है कि जो हमारा आई कैप है वो अभी भी वैलिड हो। वैलिड किसकी तरफ हो, कि हमारी जो प्रोसेसेस हैं वो इंटीग्रेटेड उसकी उनकी इंटीग्रिटी एक्यूरेट हो उनकी, और वो क्या हो, रीजनेबल हो। हमारा जो कैपिटल असेसमेंट प्रोसेस है वो अप्रोप्रिएट हो, कंसंट्रेशन रिस्क का टाइमली आइडेंटिफाई हो सके, डाटा इनपुट है वो एक्यूरेट हो। ठीक है। हमारे जो असम्पशन और सिनेरियो जो हमने लिए थे वो अभी भी रीजनेबल और वैलिड होने चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। अगला हमारे पास पॉइंट है, आई कैप शुड बी फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस। फॉरवर्ड लुकिंग मतलब फ्यूचर वाला प्रोसेस होना चाहिए, ताकि हम जो एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड फ्यूचर डेवलपमेंट्स है उनको भी अपने स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर क्या कर सके, इनकलकेट कर सके। तो आई कैप बेसिकली ये देखें कि अगर इनकेस कोई फ्यूचर में कंस्ट्रेंट आता है तो उसके अंदर क्या क्या कंस्ट्रेंट आ सकता है और उसके अंदर कैपिटल को हम किस तरीके से इंश्योर करवाने वाले हैं। इसके लिए बैंक के पास क्या होना चाहिए, बोर्ड के द्वारा अप्रूव किया हुआ एक कैपिटल प्लान होना चाहिए, जिसके अंदर लेवल ऑफ कैपिटल, टाइम हराइजन फॉर अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव्स, कैपिटल प्लानिंग प्रोसेस एंड उसके कैपिटल एलोकेटिंग प्रोसेस, कैपिटल प्लानिंग प्रोसेस एंड कैपिटल एलोकेटिंग प्रोसेस भी क्या होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए। तो हमारे पास एक बोर्ड के पास, बैंक के पास क्या होना चाहिए, बोर्ड के द्वारा अप्रूव किया गया कैपिटल प्लान होना चाहिए, ताकि इनकेस जो हमने फ्यूचर कंस्ट्रेंट्स निकाले हैं उसके अंदर हम क्या कर सके, डील कर सके, उनके बेसिस पे अपनी कैपिटल को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। अगला इस आई कैप टू बी रिस्क बेस्ड प्रोसेस। जो हमारा आई कैप है वो सारे के सारे रिस्क को इंक्लूड करता हो, चाहे वो क्वांटिफाइएबल हो चाहे वो क्वांटिफाइएबल ना हो। ठीक है। क्वांटिफाइएबल मतलब कि ऐसे कुछ रिस्क जिनकी वैल्यू हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। तो अगर तो देखो वो उनको मेजर कर ही सकते हैं नंबर में, तो डायरेक्ट मेजर हो जाएगा। बट कुछ रिस्क होते हैं जिनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो अगर कोई ऐसे मेजर्स है जिनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते तो हमने उनको छोड़ नहीं देना, हमने उनके ऊपर क्या करना है, क्वालिटेटिव मेजर्स लगाने हैं। तो जब हम क्वालिटेटिव मेजर्स लगा रहे हैं तो हमें ये देखना है हम उन रिस्क को कम करें, ना कि उनको क्वांटिफाई करें। कि लाइक फॉर एग्जांपल रेपुटेशनल रिस्क है, आप रेपुटेशनल रिस्क की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, कि आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते,
तो आप क्या करोगे, प्रोसीजर लगाओगे ताकि रेपुटेशनल रिस्क है उसको कम से कम किया जा सके। आपको उस टाइम ये ध्यान देना है कि मुझे रिस्क को मिटिगेट करना है, ना कि रिस्क को क्वांटिफाई करना है। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, रिस्क मिटिगेशन की तरफ होना चाहिए। ठीक है, आई कैप के अंदर क्या है, स्ट्रेस टेस्टिंग और सिनेरियो एनालिसिस भी करी जा सकती है पीरियोडिकली बेसिस पे। स्ट्रेस टेस्टिंग एंड सिनेरियो एनालिसिस बेसिकली तब की जाती है जब हमारे पास डाटा कम होता है, लाइक इन केस हम न्यू प्रोडक्ट्स, हमारे पास डाटा ही नहीं है, तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं, सिनेरियो एनालिसिस करते हैं। स्ट्रेस टेस्ट मतलब, या स्ट्रेस टेस्ट या सिनेरियो एनालिसिस बेसिकली कि बैंक्स की प्रोसेस को एक सिनेरियो में डालता है। फॉर एग्जांपल हम ये एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं, टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं कि सपोज 2007-8 में जो भी क्राइसिस हुए थे, या कोविड के टाइम में जो भी क्राइसिस हुए थे, अगर वो क्राइसिस दोबारा होते हैं तो आज जो हमारा सिस्टम है उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। तो हमने क्या करा, अपने सिस्टम को स्ट्रेस के अंदर डाला और उसकी टेस्टिंग करी, या अपने सिस्टम को एक सिनेरियो दिया और उसके अकॉर्डिंग उसकी टेस्टिंग करी। तो आई कैप क्या है, आई के अंदर स्ट्रेस टेस्टिंग और सिनेरियो एनालिसिस भी होने चाहिए। ओके, ठीक है। उसके बाद जो मॉडल्स हैं आई कैप के लिए सेम कोई मॉडल्स नहीं दिए गए हैं, कोई मैंडेटरी मॉडल नहीं है। आप अपनी कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे, अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे क्या कर सकते हो, अपना आई कैप बना सकते हो। इसके अंदर कोई भी मैंडेशन नहीं की गई है। ठीक है, उसके बाद हमारा पास टॉपिक आता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क इज बेसिकली कि बैंक के पास सफिशिएंट कैपिटल ही नहीं है, सफिशिएंट पैसा नहीं है लोगों को आगे देने के लिए। तो सबसे पहले तो बैंक को क्या करना है, अपने ये हम पढ़ रहे हैं विद रिगार्ड्स टू आई कैप ही, लिक्विडिटी रिस्क विद रिगार्ड्स टू आई कैप। तो उसके अंदर बैंक को क्या करना है, सबसे पहले अपने लिक्विडिटी रिस्क को समझना है। लिक्विडिटी रिस्क को समझने के लिए फिर उसने को ये असेस करना है कि अगर लिक्विडिटी रिस्क राइज होता है तो हमने अपना जो फंड है वो लेके कहाँ से आऊंगा, अगर फंड ले भी है उसको यूज कैसे करूंगा। ठीक है, एंड जो आपने कंटिजेंसी फंडिंग प्लान बनाया था उसको इवैल्यूएट करना है। कंटिजेंसी फंडिंग प्लान की इनकेस एक कंटिजेंसी आती है तो हम अपनी फंडिंग कहाँ से लाने वाला हूँ, उन चीज़ों को क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है, उन चीज़ों को इवैल्यूएट करना है, और अपना जो रिस्क है उसको क्या करना है, डिलीजेंटली मैनेज करना है। ठीक है, सबसे पहले लिक्विडिटी रिस्क में क्या आता है, लिक्विडिटी रिस्क को समझो कितना रिस्क है, एंड अगर रिस्क है तो मैं अपना पैसा कहाँ से लाने वाला हूँ ताकि मैं अपने रिस्क को डिलीजेंटली क्या कर सकूँ, मेजर कर सकूँ। सेकंड पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल। आपने लिक्विडिटी रिस्क समझ लिया कि लिक्विडिटी रिस्क मुझे आ सकता है, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, क्योंकि जब तक आइडेंटिफाई नहीं होगा उसको मेजर नहीं कर पाएंगे, जब तक मेजर नहीं कर पाएंगे उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अर्ली वार्निंग इंडिकेटर्स की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारी इंटरडेट लिक्विडिटी मैनेजमेंट, जो डे टू डे बेसिस पे हमारी लिक्विडिटी मैनेजमेंट है वो क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। वो इफेक्टिव क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इफेक्टिव नहीं होगी तो हम डेली जो पेमेंट ऑब्लिगेशन है उसको क्या कर पाएंगे, मीट नहीं कर पाएंगे, हमें वहाँ क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो बैंक्स है उसको अपने आप को नॉर्मल और स्ट्रेस दोनों कंडीशंस के लिए प्रिपेयर करके रखना है कि नॉर्मल कंडीशंस में अगर लिक्विडिटी रिस्क आता है तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है, स्ट्रेस कंडीशन में लिक्विडिटी रिस्क आता है तो किस तरीके से उसको क्या करना है, मैनेज करना है। तो लिक्विडिटी रिस्क में क्या है, सबसे पहले अपने रिस्क को समझो कि अगर रिस्क आ सकता है तो मैं अपने फंड्स कहाँ से लेके आने वाला हूँ। सॉरी, तो लिक्विडिटी रिस्क में क्या आता है, अपने रिस्क को समझो कि अगर रिस्क आता है तो मैं अपना पैसा कहाँ से लेने के आने वाला हूँ। सेकंड, अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करो, मेजर करो, उसको कंट्रोल करो, एंड उसके साथ साथ अपने आप को नॉर्मल और स्ट्रेस दोनों कंडीशंस के लिए क्या करो, रेडी करके रखो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास अगला पॉइंट, प्रोविजन फॉर इम्प्लिसिट सपोर्ट फॉर सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन। तो इसके अंदर सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन हम पढ़ चुके हैं। इम्प्लिसिट सपोर्ट क्या होता है, सो बेसिकली दो वर्ड्स आते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या होता है, ऐसी चीज जो ऑन द फेस नहीं कही गई है बट इम्प्लाइड है, कि कहीं लिखी नहीं गई है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, बट वो इम्प्लाइड है कि आपको करनी है। बट एक्सप्लिसिट क्या होता है कि आपने प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख के दे दिए, तो ये होता है इम्प्लिसिट सपोर्ट। इम्प्लिसिट सपोर्ट बेसिकली क्या हुआ, ऐसा सपोर्ट जो नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल है, जो आपने उसके लिए अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया। ठीक है, एक्सप्लिसिट हो गया तो जिसके अगेंस्ट आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन, जो क्रेडिट एनहांसमेंट है, इंसेप्शन है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो सकती है, बट कुछ ऐसे सपोर्ट होता है लाइक अगर क्रेडिट एक्सपोजर है वो डिटोरेट हो रहा है तो हम उसको रीपरचेस कर लेंगे, रिस्क एक्सपोजर को डिस्काउंटेड क्रेडिट रिस्क को सेल कर देंगे। ऐसे जो सपोर्ट है वो सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन को प्रोवाइड किया जाता है, वो नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं। तो इन केस अगर ऐसा कोई सपोर्ट बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या करना है, जो सुपरविजन होनी चाहिए, क्योंकि जो अगर तो इम्प्लिसिट सपोर्ट है तो एट द एंड रिस्क किसका आ गया, बैंक का। लाइक रीपरचेज एग्रीमेंट हो गया, वो इम्प्लिसिट था, तो एट द एंड वो जो रिस्क था वो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी का हो गया, किसका, बैंक का, क्योंकि एट द एंड किसको खरीदनी पड़ सकती है, बैंक को खरीदनी पड़ सकती है। तो अगर रिस्क बैंक का है तो उसके ऊपर क्या है, सुपरवाइजर कंसर्न्स क्या होते हैं, उठते हैं, तो हमने उसको भी ध्यान रखना है। अगर इम्प्लिसिट सपोर्ट प्रोवाइड किया गया तो हमने उसके अगेंस्ट अपने पास कैपिटल मेंटेन करके रखनी है, और कैपिटल हम इस फॉर्म में मेंटेन करेंगे कि अगर वो एसेट कभी स्क्रूटनाइज करी ही ना जाती, सिक्योरिटाइज करी ही ना जाती, तो हम किस लेवल की कैपिटल मेंटेन करते हैं, हमें सेम लेवल की अपने पास क्या करनी है, कैपिटल मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, बैंक्स को जनरली क्या है कि ऐसे कैपिटल नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल सपोर्ट देने के लिए क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है।
मना किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है, बट अगर स्टिल वो मेंटेन करता है तो आपको उनके अपने पास उसके लिए क्या रखनी है, कैपिटल रिक्वायरमेंट रखनी है। ठीक है, जब आरबीआई अपनी एसआरबी प्रोसेस करा रहा है तो आरबीआई क्या करेगा, इम्प्लिसिट सपोर्ट को डिटरमाइन करेगा कि क्या इम्प्लिसिट सपोर्ट दी गई है या नहीं दी गई है, एंड इन केस इम्प्लिसिट सपोर्ट दी गई है तो उसके लिए क्या करेगा, अप्रोप्रिएट सुपरवाइजरी एक्शन लेगा ताकि जो इसके इफेक्ट्स को क्या किया जा सके, कम से कम किया जा सके। ठीक है अगला हमारा टॉपिक है, जो हमने इम्प्लिसिट सपोर्ट प्रोवाइड किया उसके लिए हमारे पास क्या उठ सकते हैं, रेपुटेशनल रिस्क उठ सकते हैं। रेपुटेशनल रिस्क इज बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो परसेप्शन है, बैंक्स परसेप्शन मतलब जो हमारी इमेज है इन फ्रंट ऑफ आर कस्टमर, काउंटर पार्टी, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर, डेट होल्डर्स, मार्केट एनालिसिस या गवर्नमेंट्स, रेगुलेटर्स, उनके ऊपर क्या आना, बैड इंपैक्ट आना। बैड इंपैक्ट करके जो रिस्क राइज हो सकता है उसको बोलते हैं हम रेपुटेशनल रिस्क। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है जो हमारे न्यू बिजनेस है वो खराब हो, या जो हमारे पिछले बिजनेस है उनका नुकसान हो। ठीक है, रेपुटेशनल रिस्क के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। सबसे पहला ये, एक तो मल्टी डायमेंशनल होता है और रिफ्लेक्ट, मल्टी डायमेंशनल मतलब काफी चीजों को कवर करता है, और पूरे जितने भी मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट है, जो भी मार्केट का पार्ट है, हमारी इमेज उनकी माइंड में क्या है वो उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो रेपुटेशन रिस्क है वो एग्जिस्ट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि ये नहीं है कि सिर्फ एक बिजनेस लाइन की तरफ रेपुटेशन रिस्क है। जो रेपुटेशन रिस्क होता है वो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ होता है। फॉर एग्जाम्पल HDFC एग्जाम्पल लेते हैं, अगर HDFC इंश्योरेंस या HDFC म्यूचुअल फंड वाले पार्ट के अंदर एक फ्रॉड निकल गया था तो वो पूरे के पूरे HDFC ग्रुप को इफेक्ट करने वाला है। ये नहीं कि सिर्फ उस पर्टिकुलर बिजनेस लाइन को इफेक्ट करेगा। तो क्या है, जो रेपुटेशनल रिस्क है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशनल एग्जिस्ट करता है। ठीक है जो रेपुटेशन रिस्क है, रेपुटेशन रिस्क के अंदर जो इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट है, जो रेपुटेशन रिस्क है वो बैंक्स के इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट का भी पार्ट होता है और एक्सटर्नल रिस्क मैनेजमेंट का भी पार्ट होता है, क्योंकि दोनों के करके ही रेपुटेशन रिस्क क्या हो सकता है, राइज हो सकता है। ठीक है, 2007 के तो जो रेपुटेशन रिस्क है उससे पहले क्या था, उसको हम पहले रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, बट हमने इसको रिकॉग्नाइज कब करना शुरू करा, 2007-8 के बाद। 2007-8 में क्या हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। उसके अंदर बेसिकली क्या था, फाइनेंशियल क्राइसिस आए, बैंक्स की रेपुटेशन डाउन हुई, लोगों ने अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया, पैनिक सेलिंग हुई, एंड एट देन क्या हुआ, पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन में आ गई। तो उसके बाद हमने क्या करा, अपने जो रेपुटेशन रिस्क थे उसको ध्यान में रखना शुरू करा, और हमने ये इंश्योर कराया कि जो इम्प्लिसिट सपोर्ट है वो प्रोवाइड कम से कम ना किया जाए, क्योंकि उस टाइम बेसिकली क्या हो रहा था, कुछ बैलेंस शीट ऑफ बैलेंस शीट व्हीकल्स थे। ऑफ बैलेंस शीट व्हीकल्स उस टाइम जो 2007-8 का क्राइसिस आया था वो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज के कारण क्या आया था। मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज के अंदर क्या था कि हम एक स्पेशल पर्पस व्हीकल खोलते थे, SPVs खोलते थे, उनको सपोर्ट करते थे और अपनी सिक्योरिटीज को उनके थ्रू बेचते थे। तो क्या था, बैंक्स क्या कर रहे थे, जो हमारी ऐसे व्हीकल्स थे, SPVs थे, उनको स्पॉन्सर कर रहे थे, स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर रहे थे, और जितनी उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस थी, जो एक्सप्लिसिट सपोर्ट था वो तो उन्हें प्रोवाइड करना। उसके अलावा जो उनकी नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल सपोर्ट थी, जिसको इम्प्लिसिट सपोर्ट कहा गया, वो भी प्रोवाइड कर रहे थे। उससे क्या हुआ, एट देन जो हुआ फाइनेंशियल क्राइसिस, हम सबको पता है वो फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे। तो उससे पहले हम क्या करते थे, इम्प्लिसिट सपोर्ट को इतना कंसीडर नहीं करते थे, लेकिन 2007-8 के बाद हमने क्या करा, उसको अच्छे से कंसीडर करना शुरू कर दिया। ठीक है, जो रेपुटेशन रिस्क है वो बैंक की लाइबिलिटीज को भी इफेक्ट करता है। रीजन बीइंग, अगर तो एक बैंक है उसकी रेपुटेशन ही अच्छी नहीं है तो उसको कोई पैसा भी नहीं देगा, उसमें कोई इन्वेस्ट भी नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल येस बैंक है, येस बैंक के अंदर फ्रॉड आया, फ्रॉड डिटेक्ट हुआ, मार्केट शेयर डाउन हो गए, उसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा नीचे चलेगी। बट अगर वही बैंक अब जाके कहेगी मुझे वापस से पैसे चाहिए, तो ऑब्वियसली उसको कोई पैसा नहीं देने वाला, क्योंकि उसकी रेपुटेशन बहुत डाउन है। तो जो बैंक्स की लाइबिलिटी है उसकी तरफ भी क्या है, रेपुटेशन रिस्क उसको इफेक्ट कर सकता है। ठीक है उसके बाद रिस्क इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट, इसके अंदर क्या आता है, हमने कल पढ़ा था कि कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, वो डोमेस्टिक भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकती हैं। उनके बेसिस पे रिस्क वेट जो वो क्या है, रिस्क वेट रेटिंग्स प्रोवाइड करते हैं, उन रेटिंग्स के बेसिस पे क्या है, बैंक्स रिस्क वेट असाइन करते हैं। तो बैंक्स को ये इंश्योर कराना है कि वो सिर्फ एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग के ऊपर ही बेस ना हो, जो उनकी क्रेडिट असेसमेंट है उनके कुछ इंटरनल प्रोसेसेस के थ्रू भी होनी चाहिए। रीजन बीइंग कि जो क्रेडिट रेटिंग्स है वो जस्ट हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करा देती है, हमारी पूरी रिस्क अंडरस्टैंडिंग को वो रिप्लेस नहीं करती है। तो जो हमें जो क्रेडिट एनालिसिस है वो क्या करना है, बैंक को अपना क्रेडिट एनालिसिस भी परफॉर्म करना है। वो एक्सटर्नल क्रेडिट बेसिकली कि आपको एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग से क्या लेनी है, सिर्फ रेफरेंस लेनी है, उसको ही पूरा का पूरा एनालिसिस नहीं मान लेना, उसके आप रेफरेंस के बेसिस पे क्या करना है, आपने अपना क्रेडिट एनालिसिस परफॉर्म करना है। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को जो बैंक्स अपने क्रेडिट एनालिसिस करने हैं उनके अंदर उन्होंने जो भी सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शंस है, कोई भी ट्रिगर्स हो सकते हैं सिक्योरिटाइजेशन विद रिगार्ड्स टू ट्रांजेक्शंस, क्रेडिट इवेंट्स हो सकते हैं, कोई भी प्रोविजंस हो सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से समझना है। एंड जो भी आपने ट्रिगर्स एंड प्रोविजंस को आइडेंटिफाई करा उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट किसके अंदर करना है, अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर इंटीग्रेट करना है। बैंक्स को जो कंटीजेंसीज प्लान है वो बनाने,
ताकि इन केस कोई भी इवेंट जो है डाउन टर्न जाता है तो अपने रिस्क को हम क्या कर सके, मैनेज कर सके। उसके अलावा बैंक्स को क्या करना है, इस चीज को अपनी स्ट्रेस टेस्टिंग का पार्ट भी बनाना है। सो जो ये वाला पॉइंट हमने पढ़ा अभी, रिस्क वैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट, दिस इज विद रिगार्ड्स टू द इम्प्लिसिट सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। तो सबसे पहले तो इम्प्लिसिट सपोर्ट प्रोवाइड करने के करके क्या हुआ, 2007-8 में जो क्राइसिस है, हमने थोड़ा उसके बारे में समझा कि नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हमने उनको सपोर्ट देना शुरू कर दिया था। उससे क्या हो सकता है, हमारी लाइबिलिटीज के भी इफेक्ट आ सकता है। तो हमने इस चीज को क्या करना है, मैनेज करना है। तो जब विद रिगार्ड्स जब सिक्योरिटाइजेशन को हम एनालाइज कर रहे हैं तो सिर्फ क्रेडिट रेटिंग का बेस नहीं लेना, आप अपना क्रेडिट एनालिसिस भी करना है। उसके अलावा उनके प्रॉपर स्ट्रक्चर को, जो भी उनके ट्रिगर्स हो सकते हैं, जो भी क्रेडिट इवेंट्स हो सकते हैं, उनको समझना और अपने रिस्क मैनेजमेंट पार्ट के अंदर क्या करना है, उसको इंटीग्रेट करना है। उसके अलावा हमने अपने कंटीजेंसीज प्लान बनाने हैं ताकि इनकेस कोई भी कंडीशन डाउन टर्न जाते हैं तो हम अपने आप को क्या कर सके, मैनेज कर सके। ठीक है, इन चीजों को असेस करने के लिए क्या है, बैंक्स क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं ताकि जो अपनी ऑफ बैलेंस शीट व्हीकल्स हैं, थर्ड पार्टी फर्म्स है, उनके अंदर सिनेरियो एनालिसिस, स्ट्रेस टेस्टिंग करके ज़्यादा बेटर डाटा को क्या किया जा सके, निकाला जा सके और उनके बेसिस अपनी पॉलिसीज को बनाया जा सके। तो हम बार बार कह रहे हैं स्ट्रेस टेस्टिंग बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया कि अपने आप को एक सिनेरियो के अंदर डालना, अपने सिस्टम पे स्ट्रेस देना और ये देखना कि सिस्टम किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इज नोन एज स्ट्रेस टेस्टिंग प्रैक्टिस। तो जो स्ट्रेस टेस्टिंग है वो बैंक अपने इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट बनाते हैं, उसके अंदर यूज करते हैं। स्ट्रेस टेस्टिंग बेसिकली क्या करती है, एक तो बैंक्स को अलर्ट कर देती है, अलर्ट किसकी तरफ की कौन कौन से रिस्क उठ सकते हैं, और उन्हें प्रोवाइड कर देती है और उन्हें क्या बता देती है कि आपको कौन कौन सी आपको कितनी कैपिटल चाहिए। तो बेसिकली स्ट्रेस टेस्टिंग ने क्या किया, सबसे पहले तो उसने ये बता दिया कि आपको रिस्क कहाँ कहाँ राइज हो सकता है। जब आपको ये पता लग गया आपको रिस्क कहाँ कहाँ राइज हो सकता है तो आपको वो ये भी बता देते आपको ये भी बता देते हैं कि उन रिस्क को कम करने के लिए हमें कितनी कैपिटल अपने पास रखनी है। ठीक है, जो स्ट्रेस टेस्टिंग है वो किन किन चीज़ों में हेल्प करती है, एक तो फॉरवर्ड लुकिंग असेसमेंट, फ्यूचर बेस्ड असेसमेंट्स पे। ठीक है, जो मॉडल और हिस्टोरिकल डाटा की लिमिटेशंस होती है, मॉडल्स और हिस्टोरिकल डाटा की लिमिटेशन बेसिकली क्या है कि वो फ्यूचर को इग्नोर करते हैं, उसको क्या करते हैं, ओवरकम कर देती है। ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस में हेल्प करती है। ठीक है, जब हमारे पास डाटा आ गया, हमने उसको अच्छे से टेस्ट कर लिया, उसको एनालाइज कर लिया, तो हमारे क्या होगा, जो हमारे प्लानिंग प्रोसीजर्स है वो क्या हो जाएंगे, इंप्रूव हो जाएंगे। तो जो हमारे कैपिटल एंड लिक्विडिटी प्लानिंग प्रोसीजर्स है उनको इंप्रूव करने में क्या करती है, हेल्प करती है। इस डाटा के बेसिस हम क्या कर सकते हैं, अपने रिस्क टॉलरेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि हम इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाले हैं। ओके, उसके बाद जो भी अगर रिस्क कंसंट्रेशन उठ सकती है बैंक के अंदर, उसको आइडेंटिफाई करना और उसके लिए जो रिस्क मिटिगेशन प्लान है, कंटीजेंसीज प्लान है, उसमें बनाने में क्या करती है, स्ट्रेस टेस्टिंग हेल्प करती है। सो स्ट्रेस टेस्टिंग बेसिकली क्या करती है, बैंक्स को अलर्ट करती है कौन कौन से रिस्क उठ सकते हैं और उनके अगेंस्ट आपको कैपिटल चाहिए ताकि कितनी कैपिटल चाहिए ताकि उसको क्या किया जा सके, अब्जॉर्ब किया जा सके। उसके अलावा ये इंश्योर कराते हैं कि जो असेसमेंट ऑफ रिस्क है वो फॉरवर्ड लुकिंग हो, फ्यूचर के बेस पे हो। हिस्टोरिकल डाटा या हिस्टोरिकल मॉडल्स हैं, उनकी जो लिमिटेशन उनको क्या करती है, ओवरकम करती है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा टेस्ट कर रहे हैं, सिनेरियो टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक सिनेरियो के अंदर डाल के उसको स्ट्रेस टेस्ट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, प्लानिंग प्रोसीजर बनाने में हेल्प करती है, रिस्क टॉलरेंस डिफाइन करने में हेल्प करती है, और जो उसके बेसिस पे हम अपने क्या कर सकते हैं, रिस्क मिटिगेशन प्लान और कंटीजेंसी प्लान्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग। जो हमने अभी स्ट्रेस टेस्टिंग पढ़ा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला जो पॉइंट है, दैट इज आफ्टर बिनाइन रिस्क पीरियड। बिनाइन रिस्क पीरियड मतलब ऐसे पीरियड, सपोज एक पीरियड था जहां रिस्क थे ही नहीं, जहाँ कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन आई नहीं, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, नेगेटिव इकोनॉमिक कंडीशंस के बेसिस में हमने कभी अपना जो सिस्टम था उसको चेक ही नहीं करा, तो हमें पता नहीं कि इनकेस अगर नेगेटिव कोई कंडीशन आ जाती है, नेगेटिव इकोनॉमिक कंडीशन आ जाती है, तो हमारा सिस्टम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। ओके, उसके अलावा इनोवेशन हो रहे हैं, रैपिड ग्रोथ हो रही है, तो हमें फिर से स्ट्रेस टेस्टिंग करने की जरूरत है, क्योंकि हमने कर पढ़ा था इनोवेशन करके न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स होने के न्यू रिस्क आ रहे हैं, न्यू रिस्क आ रहा है, तो आपको जो अपना रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रेस टेस्टिंग को यूज करेंगे। ओके, उसके अलावा कैपिटल एडुकेसी जो हमने मेंटेन करनी है, उसको हमने क्या करना है, स्ट्रेस कंडीशंस के अंदर भी चेक करना है, क्योंकि वही कि अगर नेगेटिव कंडीशंस आ जाती है तो हमें पता ही नहीं हमारा सिस्टम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंडीशंस यूज कर सकते हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग को यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर हम क्राइसिस सिनेरियो की यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी एग्जांपल ली थी कि 2007-2008 वाला जो फाइनेंशियल क्राइसिस है या कोविड वाला क्राइसिस है, अगर आज के टाइम में वैसी सिचुएशन दोबारा आ जाए तो जो हमारा सिस्टम है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, हम उस बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमने सबसे पहले, सो दिस वाज अबाउट द स्ट्रेस टेस्टिंग एंड स्ट्रेस टेस्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, हमने उस चीज को देखा। ओके, अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, जो हमारा रेपुटेशनल रिस्क है, उसको किस तरीके से मैनेज करना है, उसको किस तरीके से हमने क्या करना है, मैनेज करना है। उसके लिए जो हमने सिस्टम बनाना है वो किस तरीके से रेपुटेशनल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। सबसे पहले तो आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले तो आप समझो आपका रेपुटेशनल रिस्क है क्या,
सेकंड, आप अपने रेपुटेशनल रिस्क को किस तरीके से मेजर कर सकते हो। थर्ड, रेपुटेशन रिस्क से जो बैंक के ऊपर इफेक्ट आएगा आप उसको किस तरीके से मेजर करोगे। ठीक है, अगर आपने अपना रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, आपने मेथड डेवलप कर लिया कि उसके इम्पैक्ट को मेजर किया जा सके, उससे हम बेसिकली क्या करेंगे, आप अपने रेपुटेशन रिस्क को अवॉइड कर पाएंगे। जब रेपुटेशन रिस्क अवॉइड होंगे तो जो हमारा रेपुटेशनल डैमेजेस हैं वो कम होंगे और अपने मार्केट कॉन्फिडेंस को क्या कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना रिस्क आइडेंटिफाई करना है और मेथड्स बनाने हैं ताकि आप अपने रिस्क को क्या कर सको, मेजर कर सको। ठीक है, आपने क्या करा, आइडेंटिफाई करा, उसके बेसिस पे आपने मेथड्स बना लिए, उसके बेसिस पे आपने क्या करा, रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम बना लिया। जो भी आप अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाओ उसकी क्या करो, स्ट्रेस टेस्टिंग करो, उसको स्ट्रेस टेस्टिंग प्रोग्राम का पार्ट बनाओ ताकि जो इन केस कोई फ्यूचर सिनेरियोज होते हैं उनको आप क्या कर सको, इजीली मिटिगेट कर सको। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक इज साउंड कंपनसेशन प्रैक्टिसेस। कंपनसेशन प्रैक्टिसेस मतलब किस तरीके से बैंक्स को किस तरीके से एम्प्लॉयज को पैसा देना, कंपनसेशन देना उनकी इन रिगार्ड्स टू देयर सर्विसेज, उसकी प्रैक्टिसेस को किस तरीके से देखना, वो क्या होनी चाहिए, साउंड होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहली चीज आती है लॉन्ग टर्म फोकस। लॉन्ग टर्म फोकस इसकी वो शॉर्ट टर्म ना देखे कि शॉर्ट टर्म हम पैसा बना लेंगे या शॉर्ट टर्म पैसा बचा लें, शॉर्ट टर्म ज़्यादा सैलरीज दे के ज़्यादा अच्छा काम करा ले, हमने वो नहीं देखना। हमारा जो फोकस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म पे होना चाहिए, लॉन्गर टर्म कैपिटल प्रिवेंशन और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे होना चाहिए। क्योंकि जब अगर हम लॉन्ग टर्म सोचेंगे, लॉन्ग टर्म अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करके रखेंगे तो क्या होगा, हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ेगी और हम क्या कर पाएंगे, बैंक है वो लॉन्ग टाइम तक क्या कर पाएगा, वर्क कर पाएगा। ठीक है, आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप जो अपनी कंपनसेशन है उसको रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस बेसिस के ऊपर एडजस्ट कर सकते हो कि आपने कंपनसेशन देनी परफॉर्मेंस बेसिस पे, पर परफॉर्मेंस है वो रिस्क एडजस्टेड हो। ठीक है, उससे क्या होगा, जो आपका रिस्क जो आपका पूरा का पूरा स्टाफ है, क्योंकि उनको कंपनसेशन किसके बेसिस पे मिल रही है, रिस्क असेसमेंट के बेसिस पे मिल रही है, तो क्या करेगा, रिस्क मैनेजमेंट को प्रमोट करेगा, रिस्क मैनेजमेंट की तरफ क्या देगा, ध्यान देगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमारी पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, साउंड होनी चाहिए, उनका फोकस होना चाहिए लॉन्ग टर्म, और जो भी आपने अपनी पॉलिसीज बनाई है, जो भी आपने पॉलिसीज अडॉप्ट करी है उसको आपने क्या करना है, डिस्क्लोजर देना है। डिस्क्लोजर किसको देना है, स्टेक होल्डर्स को देना, ताकि उन्हें एटलीस्ट पता हो कि हमें किस बेसिस के ऊपर क्या है रेम्यूनरेशन जो दी जा रही है। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस से कुछ लेसन्स लिए थे। लेसन्स में क्या क्या, सबसे पहले तो आता है कि जो कंपनसेशन प्रैक्टिस है वो काफ़ी तरीके से डिपेंड करता है कि उस फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा या नहीं आएगा। इस फॉर एग्जाम्पल सपोज एक एंटिटी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनकी कंपनसेशन इस चीज़ पे बेस्ड है कि आप अगर आप मुझे इतना प्रॉफिट करके दोगे तो आपको इतना % कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा विद रिगार्ड्स टू योर डेली सैलरी। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी सपोज 40,000 है, ओके ठीक है, उसको बोला जाता है कि आपको 40,000 मिलेगा मिलेगा, प्लस जितना आप हमें बिजनेस लाके दोगे, जितना आप बिजनेस कंडक्ट करोगे या जितना आप हमें प्रॉफिट दोगे, हम प्रॉफिट का आपको 10% एक्स्ट्रा देंगे। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि जब उसे बिजनेस का 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है या प्रॉफिट का 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो जो भी एम्प्लॉई है वो बेसिकली क्या करेगा, वो बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करेगा। वो उस पॉइंट पे हो सकता है वो ये ना देखे कि क्या जो मैं बिजनेस लेके आ रहा हूँ वो साउंड है या नहीं है, कि क्या वो बिजनेस एक्चुअली, या जो मैं बोरोवर लेके आ रहा हूँ वो पैसे वापस देगा या नहीं देगा, या बैंक्स को हो सकता है नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता, वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं देगा, क्योंकि वो किस पे ध्यान दे रहा है, अपने आप पे ध्यान दे रहा है, अपनी इनकम में ध्यान दे रहा है। तो उस पॉइंट पे कंपनसेशन पॉलिसीज है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे हमने यही चीज़ देखी थी कि उस टाइम भी क्या था कि उन्हें इंसेंटिव दिए जा रहे थे कि आप जितना ज़्यादा रिस्क लोगे ताकि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो सके, और हमारा फोकस उस टाइम शॉर्ट टर्म था कि हमें शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पैसा कमाना है, कि आप जितना हमें प्रॉफिट ला के दोगे हम आपको क्या देंगे, उसका उतनी कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे। तो उस टाइम क्या हो रहा था कि जो पर्सन्स थे या जो एम्प्लॉइज थे वो ज़्यादा रिस्क ले रहे थे। ठीक है, तो कंपनसेशन पॉलिसीज को इन चीज़ों का ध्यान रखना है, हमारा फोकस किस तरफ होना चाहिए, लॉन्ग टर्म की तरफ होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो बैंक्स के बोर्ड है उनको क्या करना है, कंपनसेशन सिस्टम को टाइम टू टाइम बेसिस पे क्या करना है, ओवरसी करना है, कोई सुपरवाइज करते रहना है, इनकेस कोई कंट्रोल की जरूरत है तो वो कंट्रोल करना है। टाइम टू टाइम बेसिस पे उन्हें क्या करना है, रेगुलरली मॉनिटर करना है और रेगुलरली रिव्यू करना है। ठीक है, हमने अभी ऊपर बात की थी कि आप क्या कर सकते हो, अपनी कंपनसेशन को रिस्क एडजस्टेड कंपनसेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए बेसिकली आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी आपका स्टाफ है जो फाइनेंशियल या रिस्क कंट्रोल एरियाज के अंदर एंगेज्ड है, मतलब जो फाइनेंशियली या जो फाइनेंशियल वर्क कर रहा है या रिस्क कंट्रोल वर्क कर रहा है, वो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो और उनके पास अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर तो वो अप्रोप्रिएट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है या उनके पास अथॉरिटी नहीं है, तो वो रिस्क को प्रॉपर्ली कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। रीजन बीइंग, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो चेक ही नहीं कर पाएंगे कि यार रिस्क राइज हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अगर उनके पास अप्रोप्रिएट अथॉरिटी नहीं है तो अगर कोई मेजर्स लेने की जरूरत है वो मेजर नहीं ले पाएंगे। तो हमें क्या इंश्योर कराना है, सबसे पहले तो एक तो वो इंडिपेंडेंट हो और एक वो उनके पास अप्रोप्रिएट अथॉरिटी हो ताकि वो अपना काम कर पाए।
सेकंड, हमने क्या करना है, अपने प्रॉफिट और रिस्क के बीच में एक बैलेंस बनाना है। बैलेंस बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हम कंपोजिशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसको ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम पे आउट्स को क्या है, रिस्क के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। कंपनसेशन के अंदर क्या है, हम कैश दे सकते हैं, इक्विटी दे सकते हैं, किसी भी प्रकार की क्या दे सकते हैं, कंपनसेशन उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। वो डिपेंड, और उन्हें वो कितनी मिलेगी वो डिपेंड करेगा कि कौन सा एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है और किस लेवल के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, तो कंपनसेशन के अंदर सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा, कंपनसेशन पॉलिसीज, फाइनेंशियल क्राइसिस कंपनसेशन जो पॉलिसीज होते हैं वो साउंड होनी चाहिए, उनका फोकस लॉन्ग टर्म होना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो कंपनसेशन मेजर्स है उनको रिस्क एडजस्टेड कंपनसेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने जो भी पॉलिसीज अडॉप्ट करी हमने उसको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है और उसको ओवरसी करते रहना है। जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो हमने ये देखा था कंपनसेशन प्रैक्टिसेस है वो फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ कंट्रीब्यूट करती हैं, क्योंकि अगर कोई कंपनसेशन पॉलिसी है जो रिस्क टेकिंग को इंसेंटिवाइज कर रही है तो ऑब्वियसली इंप्लॉय ज्यादा रिस्क लेंगे और हमारे ज्यादा रिस्क की तरफ हम क्या होंगे, एक्सपोज होंगे। ठीक है, तो जो हमारी कंपनसेशन पॉलिसीज है उनका फोकस लॉन्ग टर्म होना चाहिए। बोर्ड उनको टाइम टू टाइम बेसिस पे क्या करे, रेगुलरली मॉनिटर करे, रिव्यू करे, और जो भी इनकेस कंट्रोल की जरूरत है उस पर क्या करा जाए, कंट्रोल किया जाए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रिस्क एडजस्टेड कंपनसेशन का पार्ट बना सकते हैं। उसको इंश्योर कराने के लिए हमें इंश्योर कराना है कि जो भी हमारा स्टाफ है जो फाइनेंशियल रिस्क कंट्रोल का वर्क कर रहा है वो एक तो इंडिपेंडेंट हो और उनके पास प्रॉपर क्या हो, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी हो। ठीक है, जो हम कंपनसेशन दे रहे हैं उसके अंदर हम उन्हें कैश दे सकते हैं, इक्विटी दे सकते हैं, या कोई और भी कंपनसेशन या कुछ परक्विजिट्स दे सकते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है, वो एम्प्लॉय क्या काम कर रहा है और किस लेवल के ऊपर काम परफॉर्म अपना कर रहा है। ठीक है, तो जो हमने अभी जो लिस्ट पढ़ी ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं थी। एग्जॉस्टिव मतलब इसके अंदर सब कुछ कवर नहीं होता, ये इंक्लूसिव लिस्ट थी कि इसके अंदर और भी चीजें आ सकती हैं। तो ये हमने एग्जॉस्टिव लिस्ट पढ़ी। एग्जॉस्टिव लिस्ट बेसिकली क्या होती है, ऐसी लिस्ट जिसके अंदर मेन चीजों को कवर किया जा सकता है। बट ये नहीं हम कह सकते कि सिर्फ इतने ही रिस्क हो सकते हैं, इसके अलावा भी क्या है, अलग रिस्क आ सकते हैं। तो बैंक्स को क्या करना है, अपने जो कैपिटल एडुकेसी है उसको क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, ताकि इन केस कोई रिस्क आता है, एक तो जो रिस्क आइडेंटिफाई हो चुके हैं वो रिस्क, और जो रिस्क आइडेंटिफाई नहीं हुई है, दोनों को मिटिगेट करने के लिए उन्हें क्या करना है, अपने पास कैपिटल एडुकेट मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोचेस इन आईकैप। आईकैप के अंदर हमने पढ़ा था कि रिस्क जो राइज होता है वो क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब जिसको वैल्यू किया जा सकता है, क्वालिटेटिव जिनको वैल्यू नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जो तो देखो क्वांटिफाई अप्रोच होती है उसके अंदर तो अगर आपको वैल्यू मिल गई कि एक्चुअली रिस्क कितना है और उसका इंपैक्ट क्या करने वाला है, क्या होने वाला है, उसको आपने क्वांटिफाई ही कर लिया तो वो तो ईजी हो जाता है उसको मैनेज करना। बट कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे कंडीशन आ जाती है, लाइक हमारे पास डाटा ही नहीं है, स्ट्रेस टेस्टिंग डाटा ही नहीं है। डाटा ही जब नहीं है तो आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, या कोई प्रोडक्ट ही नया है आपने अभी जस्ट इंट्रोड्यूस करा तो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करने वाला हमें नहीं पता। तो उस केस के अंदर हम क्या है, क्वांटिटेटिव अप्रोच नहीं ले सकते। उस यूज में हम क्या लेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की हेल्प लेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस की हेल्प लेंगे। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, लाइक स्ट्रेस टेस्टिंग हो सकता है। ठीक है, सिनेरियो एनालिसिस हो सकता है। उसके अंदर हम जो है अपनी क्वालिटेटिव टूल्स की हेल्प लेके क्या करेंगे, अपना रिस्क को आइडेंटिफाई मेजर करेंगे। ठीक है, ये तो हुई क्वालिटेटिव की बात। क्वांटिटेटिव अप्रोच को मेजर करने के लिए, क्वांटिटेटिव मेजर्स लगाने के लिए हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स यूज करते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स बेसिकली क्या होता है, वो जो भी हमारे पास पुराना डाटा पड़ा होता है उसके बेसिस पे हम एक वैल्यू निकाल के दे देते हैं, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स को यूज करना। सो दो तरीके के रिस्क हुए, क्वांटिटेटिव जिसको क्वांटिफाई किया जा सकता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स लाइक एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। सेकंड हमारे पास पार्ट निकल के आता है क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव रिस्क, ऐसे रिस्क जिनको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स यूज कर सकते हैं, लाइक स्ट्रेस टेस्टिंग एंड सिनेरियो एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद मेजरमेंट एरर एंड अनसर्टेनिटी। सबसे पहले तो देखो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो देयर आर चांसेस कि हो सकता है कोई एरर आ जाए। हमने हो सकता है कि एक सिचुएशन को इतना एडवर्स ना मानो जितना वो एक्चुअल में एडवर्स आ जाए, क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन, कुछ भी हो सकता है। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपना जो कैपिटल कुशन है, जो कैपिटल चार्ज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोवाइड करके अपने साथ रख सकते हैं कि ये तो देखो कि लाइक मैंने मेजर करा था कि जो मेरा रिस्क राइज हो सकता है वो 100 करोड़ का राइज हो सकता है, कि मार्केट में पॉलिसी चेंजेस करने वाली गवर्नमेंट, उससे मुझे 100 करोड़ का क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। बट क्या हुआ, जब पॉलिसी चेंज हुई तो मुझे एक्स्ट्रा लॉस हुआ 120 करोड़ का। तो ये क्या था, बेसिकली मेरे से एरर हो गई, मैथमेटिकल एरर के करके भी हो सकता है कि मैंने ऐसे ही कम करा, या फ्यूचर अनसर्टेन है, हम पता ही नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या हुआ, एक्स्ट्रा मुझे 20 करोड़ का नुकसान हो गया। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, अपने पास पहले से ही कैपिटल कुशनिंग प्रोवाइड करके रखनी है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे क्वांटिटेटिव अप्रोचेज हैं उसके अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपने जो पुराना डाटा उसको एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें फ्यूचर की तो बात ही नहीं हुई है। तो उससे क्या हो सकता है, जो फ्यूचर में आने वाले इवेंट्स है, हो सकता है उनको हम क्या करें, कंसिडर ही ना कर पाए इन द क्वांटिटेटिव अप्रोच। तो उसके लिए भी क्या करना है, जब हम क्वांटिटेटिव अप्रोच लगा रहे हैं उसके साथ भी हमने स्ट्रेस टेस्टिंग और सिनेरियो एनालिसिस की हेल्प लेनी है।
ठीक है, कि आपने जब क्वांटिटिव अप्रोच लगा रहे हो तो क्वांटिटिव टूल्स तो लगाने हैं, उसके साथ आपने क्वालिटेटिव टूल्स लाइक स्ट्रेस टेस्टिंग एंड सिनेरियो एनालिसिस करके भी अपने डाटा को क्या करना है अपने डाटा को क्या करना है, इंप्रूव करना है। ठीक है, उसके बाद आता है, तो बेसिकली आप इसको बोल सकते हो, जो डी पॉइंट था कि जो ये क्वालिटेटिव टूल्स है इसकी लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव अप्रोच, कि इसके अंदर जो है फ्यूचर इवेंट्स का पार्ट, उस फ्यूचर इवेंट्स को इसका पार्ट नहीं बनाया जाता। सो जो ई पॉइंट है वो उसको आप बोल सकते हो क्वालिटेटिव अप्रोच की लिमिटेशन। क्वालिटेटिव अप्रोच की लिमिटेशन क्या है कि इसके अंदर बायस इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हम डाटा तो यूज कर नहीं रहे। ठीक है, तो उसके अंदर काफी ज्यादा क्या है, जजमेंट के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे, क्या अजम्पशंस के बेसिस पे हम अपना डाटा कैलकुलेट करते हैं, तो उससे क्या है, बायस होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो जब हम क्वालिटेटिव अप्रोच यूज कर रहे हैं तो हमें इन बायस का और इन अजम्पशंस का क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वालिटी मेजर्स, क्वांटिटी मेजर्स। टू सम अप, क्वांटिटी मेजर्स इनको मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसको क्वांटिटी मेजर इनको क्वांटिफाई किया जा सकता है, जिनको मेजर किया जा सकता है उनके लिए आप क्या करोगे, क्वांटिटेटिव टूल्स अप्लाई करोगे। क्वांटिटेटिव टूल्स अप्लाई करने की क्वांटिटेटिव टूल्स लाइक की एग्जांपल कौन कौन सी है, एनालिसिस ऑफ लार्ज हिस्टोरिकल डाटाबेस। ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल्स जिनको क्वांटिटेटिव रिस्क जिनको मेजर किया जा सकता है, उसके लिए क्या लगा, क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स की लिमिटेशंस क्या क्या हैं, एक तो हो सकता है मेजरमेंट एरर्स हो, एंड सेकंड फ्यूचर इज अनसर्टन, तो हमें पता नहीं है उस। ठीक है, और उसकी एक लिमिटेशन क्या आ जाती है कि हो सकता है क्योंकि हम पुराना डाटा यूज कर रहे हैं उसके अंदर फ्यूचर वाले इवेंट्स की बात नहीं की गई है, तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेस टेस्टिंग एंड सिनेरियो एनालिसिस की हेल्प लेंगे। इधर आ जाते हैं क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वालिटेटिव अप्रोच में क्या है, ऐसे रिस्क को आइडेंटिफाई करना जिनको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, क्वालिटेटिव मेजर्स यूज करेंगे, क्वालिटेटिव टूल्स यूज करेंगे लाइक स्ट्रेस टेस्टिंग एंड सिनेरियो एनालिसिस। उनकी लिमिटेशन क्या है कि जो ये टेस्ट हैं, ये सिनेरियोज एनालिसिस हैं, ये किस पे बेस्ड होते हैं, जजमेंट एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होता है, तो इसके अंदर बायस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आपने उस चीज को भी कंसीडर करते हुए ही चलना है। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक आता है रिस्क एग्रीगेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट। रिस्क एग्रीगेशन, एग्रीगेट करना मतलब इकट्ठा करना, डाइवर्सिफिकेशन करना मतलब अलग अलग करके चलना। ठीक है, जब हम रिस्क को इकट्ठा देखते हैं, अलग अलग देखते हैं, तो उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ये टॉपिक है, उस चीज के बारे में बात करता है। ठीक है, सबसे पहले असेसमेंट अक्रॉस द एंटायर बैंक। तो जो भी हमारा आई कैप है, जो भी हमारी इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोग्राम है, वो क्या करे, सबसे पहले तो बैंक की तरफ जो पूरे के पूरे एंटायर बैंक के अंदर रिस्क उठ रहे हैं उसको क्या करना है, आपने कॉम्प्रिहेंसिवली असेस करना है, सब चीजों को इकट्ठा करते हुए असेस करना है। ठीक है, ठीक है, बट जब हम, तो उसके बाद हमने क्या करा, जैसे आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करा, ठीक है, उसके बाद आप दो अप्रोचेस फॉलो कर सकते हो। एक तो हो सकता है उसको क्या कर दो, एग्रीगेट कर दो, एक हो सकता है उसको डाइवर्सिफाई कर दो। ठीक है, एग्रीगेट करना मतलब उसको इकट्ठा लेके चलना, डाइवर्सिफाई मतलब उसको अलग अलग लेके चलना। जब आप एग्रीगेट करके चलोगे तो उसके पास, आपके पास अलग लेवल के क्या आएंगे, अलग लेवल के क्या आएंगे आपके पास, दिक्कतें आएंगी। डाइवर्सिफिकेशन जब करके चलोगे तो अलग लेवल के आपके पास क्या आएंगे, इश्यूज आएंगे। लाइक जब एग्रीगेट करके चल रहे हो तो उसके अंदर बेसिकली है कि सब कुछ इकट्ठा हो गया, उसका इफेक्ट सब कुछ इकट्ठा, सबको इकट्ठा लेके चलना, सबको इकट्ठा मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। वही जब आप डाइवर्सिफाई करके चल रहे हो तो क्या है कि छोटे छोटे चीजें डाइवर्सिफाइड है, हर एक चीज को सेपरेटली मैनेज करना भी मुश्किल हो सकता है। तो उसके अंदर क्या है कि आपको इन दोनों चीजों का क्या करना है, एड्रेस करना है। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो कि कुछ रिस्क को आइडेंटिफाई इकट्ठा भी कर सकते हो, कुछ को डाइवर्सिफाई करके भी चल सकते हो। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि इन केस आप अगर रिस्क को एग्रीगेट कर रहे हो, ठीक है, तो रिस्क को आइडेंटिफिकेशन करने से क्या हो सकता है कि कंसंट्रेशंस पैदा हो सकती हैं इन केस ऑफ मल्टीपल रिस्क डायमेंशंस। इसका मतलब क्या है कि लाइक कि एक रिस्क, एक ही इवेंट है, उससे क्या है कि तरह तरह के रिस्क, एक ही इवेंट से तरह तरह के रिस्क आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चलते हैं कि मार्केट सिचुएशन कुछ हुई, मार्केट सिचुएशन के अंदर हम बैंक्स की रेपुटेशन डाउन हो गई, तो सबसे पहले क्या राइज हुआ, रेपुटेशन रिस्क राइज हुआ। रेपुटेशन रिस्क राइज होने के करके क्या हुआ, इन्वेस्टर्स ने पैसा निकालना शुरू करा, उसके लिए हमारे पास क्या आया, लिक्विडिटी रिस्क आया। तो एक इवेंट से क्या हुआ, मल्टीपल रिस्क राइज हो गए। तो आपने जब आपने रिस्क को इकट्ठा कर दिया तो आपने इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि एक तरीके से क्या हो सकता है, तरह तरह के रिस्क आ सकते हैं। इसकी और एक एग्जाम्पल क्या हो सकती है, सपोज कोविड आया, कोविड आने से क्या हुआ, मार्केट क्रैश हुई, मार्केट के अंदर उससे क्रैश होने करके बैंक्स क्रेडिट रिस्क की तरफ, मार्केट रिस्क की तरफ, ऑपरेशन रिस्क की तरफ इकट्ठे ही एक्सपोज हो गए। तो जब आपने रिस्क को एग्रीगेट कर रखा है तो ये जो सारा रिस्क का इफेक्ट है वो क्या आपके पास इकट्ठा होकर दिखने वाला है। तो आपको इन सभी चीजों को क्या करना है, इकट्ठा लेके ही चलना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करनी है, सिस्टमेटिक मैनेजमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन करनी है। ठीक है, ये तो हुआ हमने ऊपर पढ़ा कि अगर आप रिस्क को एग्रीगेट कर देते हो तो सबको इकट्ठा लेके चलना मुश्किल हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन के केस में आपको क्या करना है, अपनी जो मैनेजमेंट है वो क्या होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए और रिग्यूरस होनी चाहिए, ताकि सब चीज़ों को कवर करा जा सके। उसके अलावा जो आपने जो भी डिसीजन लिए हैं या जो भी एजम्पशन लिए हैं उनको क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट करना है और
वो अपने पास लिख के रखना, ताकि उन चीज़ों को क्या करा जा सके, इन फ्यूचर समझा जा सके, उनके ऊपर असेसमेंट करी जा सके। ठीक है, उसके अलावा जब आप अपना क्या कर रहे हो, रिस्क एग्रीगेट कर रहे हो, तो आपको ये देखना है कि क्या हमारे सिस्टम है वो इस रिस्क एग्रीगेशन को हैंडल भी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कि आपने रिस्क को इकट्ठा करके एक ही फंक्शन के अंदर बना दिया, बट आपके पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं थे, तो उससे बेसिकली क्या होगा, जो आपका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। सो रिस्क एग्रीगेशन और डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट में बेसिकली क्या है, सबसे पहले तो जो बैंक का आई कैप है वो पूरे के पूरे रिस्क को कवर करे। सेकंड, रिस्क एग्रीगेशन में जो चैलेंजेस आ सकते हैं हमें वो देखने हैं। चैलेंजेस कौन कौन से आ सकते हैं, कि कंसंट्रेशन ऑफ रिस्क हो सकता है। रीजन बीइंग कि एक ही इवेंट से क्या हो सकता है, मल्टीपल लेवल के रिस्क उठ सकते हैं। जो हमने कोविड की एग्जांपल ली, कोविड के आने से क्या हुआ था, जो बैंक्स थे वो उनमें क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एक इकट्ठे ही एक्टिव हो गए थे। ठीक है, तो अगर आप ये चैलेंजेस आ सकते हैं। चैलेंजेस आने के लिए हमारे पास एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। तो अगर जब हम एग्रीगेशन के केस में रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम लगा रहे हैं, तो हमें ये इंश्योर कराना है कि जो हमारा सिस्टम है वो क्या हो, कैपेबल हो, ताकि जो भी हम एग्रीगेशन अगर रिस्क की कर रहे हैं तो उसको क्या किया जा सके, इजीली मैनेज करा जा सके। इसके साथ साथ आपने जो भी एजम्पशन यूज करी है, जो भी अप्रोच यूज करी है, उसको क्या करना है, आपने प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना है, और आपने उसको क्या करना है, प्रॉपरली सिस्टमेटिकली मैनेज करना है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द गाइडलाइंस इश्यूज फॉर द एसआरपी प्रोसेस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।